साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को सूचना दी थी कि आज ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की तरफ से हम कृषि संकट और उसके सहकारी समाधान पर बातचीत आपके बीच में कराएंगे। और हम लोगों के बीच में, जैसा कि आप लोगों को पूर्व में ही सूचित है, कि डॉक्टर जया मेहता जी हैं जो इस पर विस्तार से अपनी बातचीत रखेंगी। जया मेहता जी के बारे में बहुत सारे लोग जो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट से जुड़े हुए हैं वह भी जानते हैं, और इस बैठक में जो अन्य साथी आए हैं वो लोग भी उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब 2012 में हम लोग ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का गठन कर रहे थे तो उस बैठक में भी डॉक्टर जया मेहता जी मौजूद थी। और नेशनल जो कैंपेन कमेटी एसपी शुक्ला जी की अध्यक्षता में और अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी के संयोजकत्व में बनी थी, जिसमें देश भर के विभिन्न जन आंदोलन के और लोकतांत्रिक जनपक्षीय ताकतें थी, जिसमें सुधा भारद्वाज भी जी थी, आनंद तेलतुंबड़े जी भी थे और अन्य भी बहुत सारे लोग थे। उस एनसीसी, हमारे साथी हम लोगों के बीच में विनीत तिवारी जी भी थे, उस एनसीसी की भी सदस्य हमारी डॉक्टर जया मेहता जी थी। जया मेहता जी देश की एक जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, और अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक व्यक्तित्व में कई गुणों को डॉक्टर जया मेहता जी समाहित करती हैं। वह जनता के पक्ष में लिखने वाली और काम करने वाली अर्थशास्त्री हैं। वह एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, और साथ ही साथ वह एक संस्कृति कर्मी भी हैं। आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि पुणे स्थित गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एज ए प्रोफेसर पढ़ाया है, और जिसमें विशेष तौर पर वह देश जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद से प्रभावित, कम्युनिस्ट पार्टियों से प्रभावित अर्थव्यवस्था चली है, उन देशों के विषय में उनका विशेष अध्यापन रहा है, जिसमें मूलतः सोवियत संघ, क्यूबा और ईस्ट यूरोप के जो मुल्क हैं उनके बारे में उनका अध्ययन रहा है। जया जी ने रोजगार और बेरोजगारी के जो सरकारी आंकड़ेबाजी होती है और जिसमें एक बड़ा गलत अफवाह देश के नागरिकों के बीच में फैलाई जाती है, इस पर भी काम किया है, और लगातार इसके बारे में लोगों को वह सचेत करती रही हैं। साथ ही साथ वह जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की डायरेक्टर हैं पिछले वर्षों से, और 12-13 वर्षों से वह लगातार भारत में जो मौजूदा कृषि संकट है, इस कृषि संकट का न सिर्फ किताबी अध्ययन, बल्कि हमने तो देखा कि जमीनी स्तर पर जाके जो इस कृषि संकट के कारण दुष्प्रभाव पैदा हो रहे हैं भारत के किसानों के सामने, भारत के खेत मजदूरों के सामने, ग्रामीण गरीबों के सामने और असंगठित मजदूरों के सामने, उस पर जया जी ने बकायदा अध्ययन किया और एक रिसर्च पेपर भी हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों पहले दिल्ली में एक सेमिनार किया था और उसमें जया जी ने वो रिसर्च पेपर भी रखा था। और केरल की जो कुटुम्बश्री योजना है उस पर भी उनका जो एक तरह की महिलाओं की सामूहिक खेती का प्रयोग है, उस पर भी जया जी का काफी अच्छा अध्ययन है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में उस पर उन्होंने किताब भी लिखी है जो अंग्रेजी में छप के आ रही है, और मैंने विनीत जी से आग्रह किया था कि कोशिश की जाए तो उसको हिंदी में भी छपवाया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह भी उससे लाभान्वित हो सकें, उसको पढ़ सकें। और इसी के साथ उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है, निर्देशन किया है। और सबसे बड़ी बात है
कि देश में जनवाद पर, लोकतंत्र पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर अगर कोई भी हमला होता है तो उसके अगुआ कार्यकर्ता के बतौर हर जगह आपको खड़ी हुई जया मेहता जी मिलती हैं। आज हम लोगों के बीच में जया मेहता जी मुख्य वक्ता हैं, वे विस्तार से अपने बीच, आपके बीच में अपनी बातचीत रखेंगी। मैं चंद परिचय जो हमारे साथी उपस्थित हैं, जया जी को भी उनसे परिचित करा देना चाहता हूं। हमारे साथ ग्रामीण स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, विशेष तौर पे सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के, वो टोलियों में बैठे हैं आपको सुनने के लिए। और कई गांव में वो लोग अपने वीडियो, क्योंकि हम लोग तो एलईडी स्क्रीन वाली कंपेनिंग नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन अपने छोटे मोबाइल के ही जरिए हमारे लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और सीतापुर के हमारे साथी, लखीमपुर के हमारे साथी, गोंडा के हमारे साथी, आगरा के साथी, मऊ के हमारे साथी, बनारस से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, उनके पति हैं योगी राज जी, वह भी अपने ग्रामीणों के साथ बैठे हैं। तो कई ग्रुपों में हमारे साथ लोग हैं। उड़ीसा से हमारे जो आईपीएफ के साथी हैं मधुसूदन जी, वो मौजूद हैं। और बिहार से हमारे साथी अशोक जी, वह मौजूद हैं। और झारखंड के भी हमारे साथियों से बात हुई है, वो थोड़ी देर में संभवतः जुड़ेंगे, चूंकि गांव के इलाके में रहते हैं वो लोग, तो वहां कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, लेकिन वो लोगों ने बात कही है तो थोड़ी देर में वो लोग जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आज के विषय पे थोड़ा संक्षेप में दारापुरी जी आप लोगों के बीच में है। और दारापुरी जी भी एक चर्चित नाम है। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों एक जबरदस्त राजनीतिक बदले की भावना से कहिए तो एक जबरदस्त पुलिस दमन दारापुरी जी पे ढाया गया। और 78 साल की उम्र में दारापुरी जी को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि लगातार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत उत्तर प्रदेश के इलाके में दारापुरी जी इस समय जनता की आवाज बने हुए हैं। चाहे वह आदिवासियों के वनाधिकार का सवाल हो, चाहे उनके जातिगत आरक्षण का सवाल हो, या उनकी पहचान का सवाल हो। और साथ ही साथ हर नागरिक पर हमले के विरुद्ध एक मजबूत और सशक्त आवाज के बतौर दारापुरी जी बोलते हैं। और इसकी सजा योगी जी ने उन्हें दी, लेकिन बड़ी ही बहादुरी से 1 महीना दारापुरी जी जेल में रहे। और गेट से जब निकले तो उन्होंने कहा कि दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे, जेल में कितनी जगह है तेरे, देखा है और देखेंगे। आज भी वो बहादुरी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं दारापुरी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि दारापुरी जी आए और अपनी बात रखें, और फिर जया जी इस पे अपनी बात रखें। बाकी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपना माइक बंद कर लें। दारापुरी जी। दिनकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस खेती का संकट और सहकारिता की जरूरत विषय पर ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार हो रहा है, इसमें भाग लेने और इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रांतों से जो साथी इसमें भाग ले रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की देहात क्षेत्र की जो 60% आबादी है वो खेती से जुड़ी हुई है। पर ये देखा गया है कि वर्तमान में क्या पिछले काफी समय से हमारी जो खेती है वो बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी प्लानिंग के अंदर शुरू में तो खेती को कुछ जगह मिली, इरिगेशन के लिए हुआ, बाकी चीजों के लिए हुआ, परंतु बाद में हमारी विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके अंदर कृषि को जो एक स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिल पाया, जिसके कारण जो संसाधनों की कमी के कारण और कृषि का आधुनिकीकरण और उसके साथ जो उचित मार्केट, इन सब कमियों के कारण हमारी खेती जो है वो लगातार पिछड़ती गई है। और जिसके कारण हमारी जो जीडीपी है उसमें जो कृषि का हिस्सा है वो बहुत कम होता गया है और इस समय शायद मुश्किल से 14% के करीब है।
तो ये जो कृषि का पिछड़ जाना हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देता है। उसमें मैं भी खेती से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास भी जमीन है, मैं खेती खुद करवा रहा हूं, इसलिए मुझे तजर्बा है कि वर्तमान में जो खेती है वो कितनी अलाभकारी दिखाई देती है, और वास्तव में वो अलाभकारी है। मैं छोटे छोटे जो किसान हैं उनको देखता हूं, वो बेचारे कृषि के अंदर वो लागत नहीं लगा पा रहे और उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे, और जो उत्पादन भी कर पा रहे हैं वो उसको उचित मूल्य पर बेच नहीं पा रहे। तो बाकी जो दूसरी चीजें हैं कि जमीन का बराबर बंटवारा होने के कारण और कृषि के ऊपर बहुत बड़ा एक दबाव होने के कारण जो है वो खेती ज्यादातर अलाभकारी जो है वो होती दिखाई दे रही है। पर इसमें अब जब परिस्थितियां ये है कि हमारी जोतें बहुत छोटी छोटी होती जा रही हैं, अनइकोनॉमिकल हमारी खेती होती जा रही है, और गवर्नमेंट कोई इसके बारे में उचित नीति नहीं बना रही। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो मांग की थी उस समय कि जो खेती है उसको कृषि का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसके बारे में भी जैसे आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है तो हमारी एक कृषि नीति होनी चाहिए, और गवर्नमेंट बराबर उसमें इन्वेस्टमेंट करे ताकि हमारी खेती का आधुनिकीकरण हो और हमारे किसानों की उपज बढ़ सके, उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराए। परंतु नेहरू एरा के बाद इस खेती को जो है बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, और उसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण भी हैं। वो कारण जो है वो आजकल खास तौर से दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से खेती के कारपोरेटाइजेशन की कोशिश हो रही है, किस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको खेती को ओवरटेक करने के लिए उनको मौका दिया जा रहा है। तो हम लोग पॉलिटिक्स में हम लोग जो दिनकर जी ने अभी जिक्र किया, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये अधिकतर आदिवासी, दलित और मजदूर बहुल क्षेत्र है। वहां पर सोनभद्र सबसे उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जिला है, और पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी है। वहां पर आज भी खेती जो है वो बहुत पिछड़ी हुई है। वहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, जबकि वहां पर नदियां हैं, नाले हैं, बराबर बहने वाले झरने हैं, परंतु उनका बंधीकरण करके या वहां पर छोटे छोटे डैम बना के उनका जो या लिफ्ट कनाल बना के जो इरिगेशन है वो उपलब्ध नहीं, उस हद तक उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे कि उनकी जरूरत पूरी हो सके। तो हमने उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक संपर्क में हैं वहां के आदिवासी और दलितों और बाकी किसानों के साथ, तो वहां की समस्या को हल करने पर हम लोगों ने वहां की जनता के साथ बराबर विचार विमर्श किया है। ये देखा है कि वहां कुछ जो उत्पादन भी होता है, चाहे वो टमाटर हैं, चाहे वो चने हैं, ये उनके बेचने की उचित व्यवस्था नहीं है। हमने देखा जब लखनऊ में 100 रुपए किलो चना बिकता है तो सोनभद्र में किसान 40 रुपए में बेचता है। इसी प्रकार से टमाटर जब यहाँ 15, 20, 25 रुपए बिकता है तो वहां जो किसान है वो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए में उसको टमाटर बेचना पड़ता है। तो इस सारी समस्या का अध्ययन करने और जनता के साथ विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने इस पर विचार करना शुरू किया है कि छोटे छोटे टुकड़ों की खेती, और वहां की जो जमीन है खास तरह की है, वहां पर बड़े स्तर पे खेती नहीं हो सकती। तो जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी सहकारी समितियां बना के उनके माध्यम से खेती को बढ़ावा दिया जाए। वो जो अनइकोनॉमिकल हो रही है वो भी बंद हो जाएगा, जो खर्चा खेती पे ज्यादा आता है वो भी कम हो जाएगा। और इस विचार को हम लोग जनता के बीच में ले गए हैं, और वहां इस बात की स्वीकारता बन रही है, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही हम लोग वहां का जो वर्तमान में कृषि उत्पाद है उसकी मार्केटिंग के लिए भी सरकार को बराबर लिख रहे हैं। वहां पर हम छोटी छोटी मंडी समितियां जो है उनकी बनाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बराबर जो है हम लोग उठाते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सोनभद्र, वो पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश का, वहां जो सहकारी खेती की बात की स्वीकारता बनती दिखाई देती है, वो जो प्रयोग है वो सब जगह उठाया जाना चाहिए, और ये जो है ये राजनीतिक एजेंडे पर आना चाहिए। हम लोगों ने इस सहकारी खेती को, कृषि विकास को
अपने राजनीतिक एजेंडे, हमारे जो भी इलेक्शन हम लोग लड़े हैं पार्लियामेंट का और विधानसभा का, उसमें हमने सहकारी खेती को अपने राजनीतिक एजेंडे पे लिया है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो वर्तमान में कृषि संकट से वाकिफ हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है, हमें इसको अपने स्तर से पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसको उठाना चाहिए। और बाकी जो कृषि संकट की जो इस समय वर्तमान में समस्या है, उनको दूसरी राजनीतिक पार्टियों तक भी ले जाना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए कि आप भी इसको अपने एजेंडे पर लीजिए, ताकि हमारा देश का सबसे बड़ा जो हिस्सा जो कृषि से जुड़ा है, इससे खासतौर से दलित और आदिवासी बहुत प्रभावित है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हिस्सा छोटे किसान और मजदूर किसान के कृषि मजदूर के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अगर खेती उन्नत होगी, मजदूरों का भला होगा, किसान का भला होगा और हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान जो है वो बढ़ेगा। तो मैं अधिक न कहता हुआ इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि वर्तमान कृषि संकट को दूर करने के लिए जो सहकारी खेती का जो एक मांग है, उस मांग को जोर से उठाने की जरूरत है और उसको राजनीतिक एजेंडे पर लाने की जरूरत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जया जी अपनी बातचीत शुरू करें। और आज जया जी की बातचीत हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के, विशेष तौर पे सीतापुर के, जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो जया जी के अनुभव से और उनके ज्ञान से शिक्षित होंगे। और जो प्रयोग हम इस इलाके में सहकारी खेती का करना चाहते हैं, भविष्य में हम उस सहकारी खेती के प्रयोग को कैसे आगे बढ़ा सकें, क्योंकि कृषि संकट तो है, आज हम लोग उसके समाधान पर बात करेंगे। समस्या पे तो कई बार बात हुई है और हम आज समझते हैं कि जया जी हम लोगों को एक नया रास्ता दिखाएंगी। मैं सीधे तौर पे जया जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वह आए और अपनी बातचीत रखें, और उसके बाद किसी साथी का कोई प्रश्न होगा तो वो नोट कर लेगा, वो पूछेगा। जया जी। दिनकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पॉसिबल किया है कि गांव के किसान और गांव के मजदूर जो है वो इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं और जो बातें आज हम कर रहे हैं वो सुनेंगे और शायद उसके बारे में सोचेंगे। मुझे नहीं मालूम वो अपनी तरफ से अपनी बात कह पाएंगे या नहीं आज, लेकिन आगे वो भी बात कहेंगे क्योंकि उनकी बात सुने बिना हम कोई हल निकाल नहीं सकते। जहाँ तक खेती का संबंध है, मैं वैसे कभी शुरू नहीं करती हूँ, पर मेरे को ऐसे याद आया कि महात्मा गांधी जब 1915 में हिंदुस्तान वापस आए थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिले थे और कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लिए, तो उन्होंने कहा पहले हिंदुस्तान को जानिए। और जब वो पूरा हिंदुस्तान घूमे और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है और हिंदुस्तान जो है वो गांव का देश है। ये बात 1915 में कही थी और आज 2020 में भी अभी दारापुर जी खुद बताए हैं कि हिंदुस्तान अभी भी गांव का देश है और अभी भी खेती जो है, हमारा जो पूरा का पूरा वर्कफोर्स है, जितने लोग काम करने वाले हैं देश में, उसमें से 50% लोगों की आजीविका जो है वो इतने सालों के बाद में भी खेती पे निर्भर करती है। लेकिन और बताना चाहती हूँ कि जो लोग गांव में नहीं है, जो लोग शहर में हैं, और अभी कोविड के दौरान जो प्रवासी मजदूरों का इतना बड़ा ड्रामा जो कि दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ, जो हिंदुस्तान में हुआ, वो सारे मजदूर जो दिल्ली से और बंबई से और कलकत्ता से और लखनऊ से निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, किसी भी हालत में निकल पड़े, वो अपने गांव जाना चाहते थे। तो शहर में रह करके भी वो गांव ही उनका घर है। इसलिए जो हमारे हिंदुस्तान के गांव है, वहां पे हमारी पूरी की पूरी श्रम शक्ति केंद्रित है।
और आज के इस ग्लोबलाइजेशन और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच में, जहाँ पे कि श्रम शक्ति को पूरे उत्पादन में उस तरह का स्थान नहीं दिया जाता, वो पूंजीवाद की अपनी एक चालाकी है ये कहना कि पूंजी महत्वपूर्ण है और फाइनेंस महत्वपूर्ण है और बैंक महत्वपूर्ण है और रिसर्च महत्वपूर्ण है और साइंस महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे बैठे लोगों का मेरे ख्याल से ये एग्रीमेंट होगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रम शक्ति है, और जिस देश में श्रम शक्ति की ताकत के ऊपर हमला है, उस देश का विकास किसी भी हालत में ठीक तरीके से नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद में मैं फिर से गांधी जी पे आती हूँ, और उन्होंने जब ये कहा कि हिंदुस्तान गांव का देश है और गांव ही हिंदुस्तान का फ्यूचर है, तब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गांव में तो जमींदार भी है और गांव में बहुत गरीब खेत मजदूर भी है। और गांधी जी के पूरे फिलॉसफी में और इकोनॉमिक्स में और उनके पॉलिटिक्स में शायद ये एक टैक्टिकल मतलब उन्होंने सोचा कि ये जरूरी है कि अभी हम देश में अलग अलग वर्गों का, अलग अलग लोगों का जितना कम फर्क बताएं, उतना ही ज्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो भारत के बीच में जो फर्क है या गांव में जो फर्क है, उस फर्क की बात को उन्होंने हमेशा गौण रखा और ट्रस्टीशिप की बात कही और कहा कि हिंदुस्तान के पूंजीपति और हिंदुस्तान के मजदूर एक साथ मिलकर लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ और आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये उनकी उस समय की धारणा रही होगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यदि हम खेती के संकट की बात करें तो हमें ये बात मुख्य रूप से केंद्र में लाना जरूरी है कि पूरा गांव जो है वो एक होमोजीनियस, एक बिना किसी वर्ग भेद के यूनिट समझना गलत होगा। गांव में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके पास में धन संपत्ति है, और जब तक हम इस बात को अपने एनालिसिस में, अपने सोच में शामिल नहीं कर पाएंगे, कोई तकलीफ है, शामिल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम खेती के संकट को नहीं समझ पाएंगे, और खेती के संकट को नहीं समझ पाएंगे तो उसका हल हम नहीं निकाल पाएंगे। अभी दारापुर जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास में, किसानों के पास में बहुत कम जमीन है, बहुत कम जमीन के साथ में, किसी का ऑडियो ऑन है, बहुत कम जमीन के साथ में वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते और फिर उत्पादन का मूल्य भी नहीं मिलता है, और इस तरह से पूरे गांव की विवेक जी आप कुछ देखेंगे? बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। विवेक जी जरा सबको म्यूट कर दीजिए। विवेक जी हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनके पास में जमीन का वितरण किस तरीके से है। जैसे कॉमरेड जया आप म्यूट हो गई हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से म्यूट हो गई थी? मैंने किया था सबको, आई म्यूटेड एवरीवन सो दैट यू आर ऑडिबल। तो मैं ये कह रही थी कि गांव में जो जमीन है वो किस तरीके से उन लोगों के बीच में बटी हुई है जिनकी आजीविका खेती पे निर्भर है। इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो 50% मतलब कि समझिए 250 मिलियन यानी 25 करोड़ पुरुष और स्त्री जिनकी आजीविका खेती पे निर्भर है, उनके पास में जमीन कितनी उपलब्ध है, इसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। कुल गांव में जितने घर हैं वो सारे घरों में से करीब 7% घर तो ऐसे हैं
जिनके पास में कुछ भी जमीन नहीं है, मतलब वो घर भी जिसमें रहते हैं वो जमीन भी उनकी नहीं है, वो किराए के घर पे रहते हैं या उनके पास में घर नहीं है। बाकी 40% जो गांव के घर है, गांव के घर यानी हाउस होल्ड है, परिवार जो है, 40% परिवार, उनके पास में खेती की जमीन नहीं है। गांव में रहने वाले परिवारों में से 40% परिवारों के पास में खेती करने के लिए कोई भी जमीन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में इतनी कम जमीन है कि उनका यदि औसत जमीन उनकी देखी जाए तो औसत जमीन 0.2 हेक्टेयर, मतलब आधा एकड़ से कम, आधा एकड़ से कम औसत जमीन वाले 30% परिवार है। उसके आगे 17% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम 0.7 हेक्टेयर की खेती की जमीन है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 40% परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है, 30% परिवारों के पास में इतनी छोटी जमीन है कि उसका औसत जो है वो आधा एकड़ से कम आता है। उसके बाद में भी 17% लोगों के पास में जो जमीन है वो 2.5 एकड़ से कम की जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम की जमीन, जिसे कि सरकारी तौर पे सीमांत किसान बोला गया है। और ये कहा गया है कि सीमांत किसान के पास में जो जमीन रहती है वो इतनी नहीं रहती कि उससे वो इनफ, मतलब वो जितनी उनको जरूरत है उतनी आय उनको मिल पाए। तो 40 और 30, 70 और 17, 87% परिवार जो गांव में है उनके पास में खेती की जमीन ही नहीं है। उसके आगे 10%, 10 या 11% परिवारों के पास में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन है, जिन्हें छोटा किसान कहा जाता है। तो ये पूरा मिला करके नहीं, सॉरी, 87 मैंने गलत बोला, 93% परिवार जो है वो या तो भूमिहीन किसान है या सीमांत किसान है या छोटे किसान है। केवल 7% परिवार जो है हमारे गांव में, उनके पास में इतनी जमीन है कि वो उत्पादन कर सके, वो बाजार में अपना उत्पादन ले जाके बेच सके, वो बैंकों में जाकर के कृषि का लोन ले सके और वो अपनी इनकम की बात कर सके और बाहर आकर के ये कह सके कि किसानों की जो मूल्य है वो बराबर नहीं है, किसानों के उत्पादन के मूल्य को बराबर किया जाए, किसानों को कर्ज दिया जाए और किसानों के कर्ज को माफ किया जाए और किसानों के कर्ज पे जो ब्याज लगता है उसको कम किया जाए। पर ये सारी की सारी मांगे जो है, ये पूरे गांव जितने हैं, उनके गांव के जितने परिवार हैं, उसमें से बहुत ही कम, केवल 7% परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये सब बातें महत्वपूर्ण है। बाकी जो लोग हैं जो खेती से, जिनकी आजीविका खेती पे है और जिनके पास जमीन ही नहीं है, जिनको कि हम खेत मजदूर की श्रेणी में डालते हैं, और वो किसान जिनको हम सीमांत किसान कहते हैं, और सीमांत किसान मतलब 2.5 एकड़ से कम की जमीन वाले नहीं, आधा एकड़ से कम की जमीन वाले जो किसान है, वो किसी भी तरीके से सरकार द्वारा कितनी भी मदद पा करके भी अपनी उस जमीन से उतनी उपज कर ही नहीं सकते कि वो गरीबी की रेखा से ऊपर अपनी इनकम बना सके। तो खेती का पूरा जो संकट है, वो संकट तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक हम इतना ज्यादा अनइक्वल, गैर बराबरी जो है जमीन की, उसके बारे में सोचें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। अब जो दूसरी बात दारापुरकर जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, सॉरी मैं थोड़े से अंग्रेजी शब्द मेरे आ जाते हैं और जो गांव में हमारे साथी लोग हैं तो उनको समझ में आए, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम यूज करूँ, कम से कम इस्तेमाल करूँ। तो जो ये कह रहे थे दारापुरकर जी कि इतनी छोटी छोटी जो जोत है, इतनी छोटी छोटी जोत, और हिंदुस्तान में इतनी सारी इतनी छोटी छोटी जोत है, तो हिंदुस्तान की खेती को यदि हम किसानों के दृष्टि से ना देख करके पूरे देश की दृष्टि से भी देखें, तो एक देश इतनी सारी छोटी छोटी जोतों के साथ में कब तक
उत्पादन करता रहेगा और कब तक उस कृषि के साथ जुड़े हुए लोग उस उत्पादन पे अवलंबन रहेंगे। तो एक बात तो ये है कि इन छोटी छोटी जोतों के बारे में सोचना जरूरी है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितनी जमीन है अभी हमारे पास, और उसके भी मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगी कि सरकारी आंकड़े हैं, 1992-93 में हमारे पास में 12.5 करोड़ जिसको कहते हैं खेती की हाउस होल्ड के पास में खेती के लिए जमीन उपलब्ध थी, 12.5 करोड़। और 1912-13 में मतलब 20 वर्षों में वो जमीन 3 करोड़ कम होके अब 9.4 करोड़ रह गई। तो एक तो बहुत तेजी से खेती की जमीन खेती से बाहर गई है, और 9.4 करोड़ जमीन अब खेती के लिए लोगों के पास उपलब्ध है, और कुल जोतों की संख्या जो है वो करीब 10 करोड़ से ज्यादा है। तो 10 करोड़ से ज्यादा जोतों के पास में 9.4 करोड़ की हेक्टेयर की जमीन यदि है, तो औसत जमीन जो है उसका हिस्सा बहुत ही कम है। और ये केवल उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास जोत है। जिनके पास जोत नहीं है, जो 40% परिवार है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है लेकिन फिर भी खेती पे निर्भर करते हैं, उन सबको यदि हम शामिल करें तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि जितने लोग खेती के जिनकी आजीविका खेती पे निर्भर है, उतनी जमीन हमारे देश में खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। पहली बात जो मैंने कही वो ये कि जो लोग गांव में है वो सारे के सारे एक बराबर नहीं है। अधिकतर लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन बड़े किसान भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में पूंजी भी है और जमीन भी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि जितनी जमीन उपलब्ध है और जितने लोगों की आजीविका खेती के ऊपर निर्भर है, वो जमीन उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए खेती का संकट जो है उसका हल जो हमें ढूंढना होगा, उसका हल खेती के बाहर ढूंढना होगा। मेरा मतलब है कि जो लोगों की आजीविका खेती पे निर्भर है और जगह ही नहीं है उनके लिए खेती में, तो उनकी आजीविका हमें खेती के बाहर ढूंढना पड़ेगी। और इसलिए खेती का संकट केवल खेती की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 70 साल का जो हमारा डेवलपमेंट रहा, जो भी प्रगति रही और विकास रहा, उस विकास के अंदर जिस तरह के रोजगार हम लोगों को दे पाए, वो किसी भी जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश के लिए बहुत शर्म की बात होना चाहिए। क्योंकि खेती के बाहर जब इंडस्ट्री डेवलप हुई और इंडस्ट्री डेवलप होने के साथ साथ तकनीकी प्रगति हुई और तकनीकी प्रगति के साथ साथ सर्विस सेक्टर बढ़ा और अब तो आईटी का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है, उस सारे के सारे प्रगति के अंदर हम जो खेती के अंदर जुड़े हुए लोग थे उनको खेती से बाहर किसी भी तरह का रोजगार देने में असफल रहे। केवल रोजगार देने में असफल नहीं रहे, हम उनको किसी भी तरह की शिक्षा देने में असफल रहे, उनको हमने कोई स्किल नहीं बना के दी। और अब हम कहते हैं कि हमारे आईटी इंडस्ट्री में जो स्किल की जरूरत है, हम ये खेत मजदूर को कैसे दे सकते हैं वहां पे रोजगार, क्योंकि खेत मजदूर के पास में तो वो सब कुछ है ही नहीं। पर खेत मजदूर को शिक्षा देना और खेत मजदूर के अंदर वो सारी चीज स्किल देना जिससे कि वो खेती के बाहर रोजगार प्राप्त कर सके, ये देश के विकास की, देश की प्रगति का एक अभिन्न भाग होना चाहिए था, जो नहीं रहा। ये कहने के बाद में अब मैं थोड़ा सा जो कुछ हमने खेती के बारे में देखा है और खेती के अंदर जिनकी आजीविका है उन लोगों के बारे में देखा है, और जो केरला की हमने कुटुंबश्री की अध्ययन किया है, उस सबको देख करके जो बात मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है। मेरे दिमाग में ये बात
कदापि नहीं है कि छोटी छोटी जोत मिलके एक सहकारी खेत बना ले और उस सहकारी खेत के पास में जमीन ज्यादा होगी और उस सहकारी खेत को सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले और वो सहकारी खेत को पानी मिले और ऋण मिले और उसके बाद में वो सहकारी खेत जो मौजूदा खेती का मार्केट है, बाजार है, उस बाजार में योग्य तरीके से पार्टिसिपेट कर सके और अपनी आय पा सके। मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जो ये बहुत सारे भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं और बहुत सारे छोटे सीमांत किसान हैं जिनके पास में आधा बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है और बहुत सारे उससे थोड़े बड़े किसान हैं, ये मतलब कि सीमांत किसान और छोटे किसान जिनकी की जोत कुल कनेक्ट होगा तो पूरी खेती की जमीन का 53% जमीन जो है वो सहकारिता के हिस्से में आएगी और 53% जमीन यदि सहकारिता के हिस्से में आएगी तो उतनी सारी जमीन जो कि आधे से ज्यादा है खेती का पूरा स्वरूप बदल सकती है। वो ये बदल सकती है कि खेती में क्या उत्पादन हो, वो ये बदल सकती है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, हम किस तरह की तकनीक इस्तेमाल करें, वो ये बदल सकती है कि हम अपने खेती में उपजाया हुआ उत्पादन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को ना दें, वो ये तय कर सकती है कि गांव में उपजाया हुआ जो अन्न है और उत्पादन है उसका गांव में पहले इस्तेमाल हो, जिस सेल्फ सफिशिएंसी की बात गांधी जी ने कही थी, और वो ये तय कर सकती है कि खेती में वो चीजें इस्तेमाल हो और वो मजदूरी इस्तेमाल हो जिसकी कि लोगों को जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी ताकत है हमारी 53% जमीन और 93% जोतों के पास में और उनके साथ में लगे हुए श्रमिकों के साथ। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जो 40% लोग जिनके पास में जमीन नहीं है और जो खेत मजदूर है, जब सहकारिता होगी इस तरह की, ये तो मेरा एक सपना है, इसका किस तरीके से रियलिटी में बदलना है ये सब तो हम मिलके एक साथ विचार करेंगे। लेकिन जो 40% लोगों के पास में जमीन नहीं है वो इस सहकारी खेती के साथ में जुड़ेंगे, अकेले मजदूर नहीं, उन मजदूरों के भी सहकारिता के साथ में ग्रुप बनने की जरूरत है, कलेक्टिव बनने की जरूरत है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे मैं नहीं बता पा रही। और मजदूरों के जो ग्रुप रहेंगे वो ग्रुप एक साथ मिलकर के काम करेंगे और सहकारी खेती में काम करेंगे और उसके अलावा सहकारी खेती के अलावा इतने सारे मजदूर मिलकर के राजनीतिक रूप से सरकार से ये मांग करेंगे कि खेती से पैदा हुए उत्पादन और खेती में लगने वाले साधनों की जो उत्पादन है, जो उसके मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसके व्यापार है, ट्रेडिंग है, वो सारा का सारा प्राइवेट कंपनीज के हाथ से हटा करके, मल्टीनेशनल्स के हाथ से हटा करके हम मजदूरों के कोऑपरेटिव्स को दिया जाए, जिससे कि रोजगार जो है वो केवल खेती तक सीमित ना रह के खेती के बाहर, खेती से जुड़े हुए इनपुट्स और खेती के उत्पादन से जुड़े हुए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर लगे। और जब यदि हम इस तरह का काम कर सकेंगे और गांव में रहने वाले इतने सारे भूमिहीन परिवार और छोटी भूमि वाले परिवार एक साथ मिलकर के ये तय करेंगे कि क्या उत्पादन हो, किस तरह से उत्पादन हो और उसका बाजार कौन नियंत्रित करे, तब हम इस भारत की बात नहीं करेंगे, हम तब एक दूसरे भारत की बात करेंगे जिसको कि जो कि मैं सोचती हूँ कि पूंजीवादी
$100 बिलियनर वाला अडानी अंबानी वाला भारत नहीं होगा। वो भारत होगा हमारे उन मजदूरों का जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के बंबई से अपने गांव तक आ सके। वो भारत होगा उन किसानों का जो 2 वक्त भूखे रह करके अपनी जमीन से प्यार करना जानते हैं। वो भारत होगा उन लोगों का जो आपस में एक दूसरे के साथ में एक तरह का सहभाग, सॉलिडारिटी और एक ताकत की महसूस कर सकते हैं। इतना कहने के बाद में थोड़ा सा यदि समय और हो तो मैं कुछ जो कोऑपरेटिव्स की बात कही है और कलेक्टिव्स की बात कही है उसके बारे में 1-2 बातें और कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जो कोऑपरेटिव की बात की जाती है, हिस्ट्री जो है कोऑपरेटिव की, वो कोऑपरेटिव की हिस्ट्री पूंजीवादी देशों के अंदर एक अलग तरीके से सोची गई है और समाजवादी देशों के अंदर एक अलग तरीके से सोची गई है। पूंजीवादी देशों में, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कोऑपरेटिव का अर्थ होता है कि कुछ कम रिसोर्सेज वाले, कम जमीन वाले, कम आय वाले लोग एक साथ मिलकर के एक सहकारी संस्था बनाए, और क्योंकि वो एक साथ मिल जाते हैं इसलिए इस पूंजीवाद के बाजार में उनकी। लेकिन समाजवादी देशों के अंदर कोऑपरेटिव का एक दूसरा अर्थ होता है, जो कि लेनिन ने कहा था। लेनिन ने कहा था कि जब तक सत्ता सर्वहारा के हाथ में नहीं होगी, जब तक देश के सारे संसाधन सर्वहारा के हाथ में नहीं होंगे, तब तक सहकारिता की बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। जब देश के सारे संसाधन एक जमीन को छोड़ करके सर्वहारा के हाथ में होंगे, जब सरकार सर्वहारा के हाथ में होगी, तब हम जमीन में किसानों की सहकारिता की बात करेंगे। तो वो पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था की तरफ जाने का रास्ता होगा। ये लेनिन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था। उसके बाद में सहकारिता की बहुत ही बड़े पैमाने पे जो बात 21वीं सदी में की गई वो वेनेजुएला में की गई, जब शावेज ने ये कहा कि हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, केवल खेती में नहीं, हम कंज्यूमर सोसाइटीज में और हम इंडस्ट्री में और हम मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, और वो कोऑपरेटिव्स इतनी मात्रा में बनाएंगे कि वो कोऑपरेटिव्स इस कॉर्पोरेट के साथ में को एक चैलेंज दे सके और कॉर्पोरेट की समाज को खत्म करके कोऑपरेटिव का समाज बना सके। तो शावेज ने लेकिन शावेज के पास में पूरे संसाधन नहीं थे जो लेनिन ने प्री कंडीशन रखी थी, लेकिन शावेज के पास में स्टेट पावर थी और वो कोऑपरेटिव को बढ़ाने की बात कर सकते थे। हम हिंदुस्तान में यदि ये सपना देख रहे हैं कि हम सहकारिता को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि वो पूंजीवाद और अभी का जो समाज है, अभी का जो भारत है, उसको बदल के एक दूसरे भारत का रूप दे, तो हमारे पास में ना सत्ता है और ना ही हमारे पास में सारे के सारे संसाधन है। लेकिन जिन लोगों के पास खेती है उनके पास में 53% जमीन है। वो संसाधन उन लोगों के पास है जिनके पास में खेती है, और इसलिए इस एकमात्र रिसोर्स बेस के जरिए और श्रम शक्ति जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन का कंट्रीब्यूशन होता है, उसके जरिए लोग बाग यदि आर्थिक रूप से एक साथ आने की कोशिश करें तो उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, और राजनीतिक ताकत बढ़ के शायद और उनकी समझ उस तरह की होगी कि वो इस सरकार से वो सब मांग सकेंगे जो उनकी जरूरत है, या फिर ये सरकार बदल के ऐसी सरकार आएगी जो कि पीपल फ्रेंडली सरकार होगी, जो लोगों की सरकार होगी, जो समाजवाद की तरफ हमारा एक कदम होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ सहकारिता के संदर्भ में वो ये कि सहकारी जो कलेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, यदि सहकारी खेत बन जाते हैं और लोग बाग अपनी अपनी जोत को जोड़ करके सहकारी खेत बनाते हैं, तो वो सारे खेत आपस में एक दूसरे से, जैसे कि एक बाजार में एक इंडिविजुअल रहता है, वैसे वो
कोऑपरेटिव पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कोऑपरेटिव आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव आपस में एक दूसरे से इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो ये चीज हुई है यूगोस्लाविया में। जब सोशलिज्म की बात हुई थी तो यूगोस्लाविया ने ऐसे किया था कि बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनाए थे वर्कर्स मैनेजमेंट के साथ में, जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे और पूंजीवादी बाजार में ही ऑपरेट करते थे। इसलिए जो ईस्ट यूरोपियन के सोशलिस्ट कंट्रीज थे और सोवियत यूनियन था, वो यूगोस्लाविया को सोशलिस्ट मानने के लिए, समाजवादी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बात का हमें ध्यान रखना होगा कि यदि सहकारिता होती है तो एक गांव में जितने सहकारी खेत है वो आपस में कम्पीट नहीं करेंगे, उनका आपस में फेडरेशन होने की जरूरत है, उनका आपस में इस तरह का कनेक्ट होने की जरूरत है कि वो एक साथ एक दूसरे से कम्पीट नहीं करेंगे। और गांव से आगे बढ़ के यदि हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट से बढ़ के स्टेट में जाते हैं और स्टेट से बढ़ के देश में जाते हैं, तो पूरा सहकारिता का जो भाग है वो उन प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेगा जो पूंजीवाद के नियम कानून है। चावेज ने भी जब सहकारिता की बात की थी तो वो जो कोऑपरेटिव्स थे उनको केवल इस तरीके से नहीं नापता था कि किस कोऑपरेटिव ने ज्यादा लाभ कमाया, किस कोऑपरेटिव का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। वो इस तरीके से नापता था कि किस कोऑपरेटिव ने आपस में कितने अच्छे संबंध रखे, किस कोऑपरेटिव ने आसपास के कोऑपरेटिव्स के साथ अच्छे संबंध रखे, किस कोऑपरेटिव ने जनता के लिए क्या क्या काम किए। तो सहकारिता के साथ साथ पूंजीवाद के जो नियम कानून है, क्योंकि ये आशा गलत नहीं है कि जब भी आप किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो केवल उस चीज का उत्पादन नहीं करते, उत्पादन करने के साथ साथ आप खुद भी बदलते हैं। तो यदि सहकारिता के साथ में लोग बाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो खुद भी बदलते हैं। और ये चीज हमने कुटुंबश्री में देखी। और अब मैं अपनी आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि मैंने जो केरला के महिलाओं का सहकारिता का प्रयोग देखा है उससे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। केरला में जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं जिनको वो नेबरहुड ग्रुप्स कहते हैं, वो नेबरहुड ग्रुप्स के साथ में उन्होंने केवल बचत और कर्जे का वो ना रख करके उनको अलग अलग इनकम अर्निंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व किया है। और 2 लाख से ज्यादा औरतें जो हैं वो सामूहिक खेती करती हैं। और सामूहिक खेती मतलब उनमें से अधिकतर औरतें ऐसी हमने क्योंकि स्टडी की है जिनके पास में खुद की जमीन है ही नहीं, तो वो 5 से 10 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के सामूहिक रूप से खेती को लीज पे लेते हैं। मतलब लीज पे लेते हैं, बटाई, और उस तरीके से सामूहिक रूप से लेते हैं। या कभी कभी उनके पास में बहुत छोटे छोटे यदि जमीन के टुकड़े हो तो उसको मिला करके एक खेत बनाते हैं। इन महिलाओं ने जो खेती का काम किया, और हमने हमारा स्टडी थोड़ा पुराना है, जब शुरू ही हुआ था ये सारा का सारा काम, तो हमने ये पाया कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी उपज हुई, बहुत ज्यादा लाभ कमाया, ये सब तो हमने नहीं पाया। लेकिन हमने ये पाया कि जो ग्रुप उन औरतों ने बनाए थे उस ग्रुप के चलते उन औरतों का पूरा सोचने का तरीका बदला था। सोचने का तरीका बदला था। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब एक सहकारिता का आप कोऑपरेटिव बनाते हैं तो उस कोऑपरेटिव में अलग अलग, जो टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि अलग अलग लोग अपना श्रम डालते हैं और अपनी पूंजी डालते हैं, और फिर जो जितना श्रम डालता है और जो जितनी पूंजी डालता है उसके हिसाब से जब कोऑपरेटिव का लाभ होता है तो उतना उतना हिस्सा उन्हें मिलता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कुटुंबश्री के जो ग्रुप थे जो आपस में खेती कर रहे थे, उनमें से किसी भी ग्रुप ने ये नहीं कहा कि मैंने ज्यादा काम किया और दूसरी औरतों ने कम काम किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे एज ग्रुप भी था। कई औरतें थी जो 70 साल से ऊपर की औरतें भी थी जो खेती कर रही थी, और वो 70 साल के ऊपर वाली औरत के पाँव में फ्रैक्चर हो गया था और वो चल नहीं पाती थी और वो काम नहीं कर पाती थी, लेकिन उसको कुछ नॉलेज था, उसको पता था कि पेस्टिसाइड्स कैसे बनाते हैं और ऑर्गेनिक खेती क्या करते हैं और पानी कितना डालना चाहिए और किस समय डालना चाहिए। तो बाकी जो
जवान औरतें थी, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसने काम कम किया है इसलिए इसको हम उतना ही बराबर का हिस्सा कैसे दें। उतने ही आदर के साथ वो कहते थे कि उनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए काफी है और उनके हिस्से का काम हम कर लेंगे। तो कभी भी अपने काम में उन्होंने हिस्सेदारी कहीं किसी ग्रुप ने नहीं बताई। और दूसरी बात जो हमने देखी वो ये देखी कि जो आपस में यदि 4 या 6 या 7 ग्रुप थे और किसी ग्रुप में श्रम की जरूरत पड़ती थी तो अपने यहाँ की कटाई हो गई तो दूसरे के ग्रुप में जाकर के कटाई कर लेंगे, अपने यहाँ की बुआई हो गई तो दूसरे के ग्रुप में जाके बुआई निंदाई कर लेंगे। तो उनका आपस में भी किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धा का भाव हमने नहीं देखा। और ये सचमुच में मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया कि उनके अंदर एक ही भावना थी कि हम एक साथ आकर के काम कर रहे हैं और एक साथ आके काम कर रहे हैं इसलिए हमारी बहुत ताकत है और हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कितनी खराब जमीन हो उसको खोद के हम वहां पे खेती कर सकते हैं। हमें पानी यदि सिर पे उठा के लाना है तो हम सिर पे उठा के पानी ला करके अपनी फसल को डाल सकते हैं। हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं क्योंकि हम एक साथ हैं। वो एक साथ का जो परिचय उन्होंने हर बार दिया। हमने करीब 65-70 ग्रुप्स को इंटरव्यू किया था, 400 औरतों को, और वो देख करके मुझे लगा कि सहकारिता में साथ साथ काम करने में सबसे बड़ा जो उपलब्धि होती है वो ये होती है कि आप अपनी व्यक्तिगत लाभ और हानि की बात छोड़ करके और अपने ग्रुप के लाभ और हानि की बात छोड़ करके उससे आगे बढ़ करके भी राजनीतिक रूप से सेंसिटिव हो सकते हैं। और इसमें महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए भी हो सकता है कि जितने हमारे देश में तो सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं जो है खेती की जमीन के पट्टे कभी उनके नाम पे नहीं रहते और खेती में जब वो काम करती हैं तो वो फैमिली लेबर की तरह काम करती हैं, उनके काम का अकाउंटिंग नहीं होता। और खेत मजदूरी करने जब वो जाती हैं तो खेत मजदूरी में उनको मजदूरी कम मिलती है पुरुषों की अपेक्षा। तो क्योंकि पूरे खेती के समाज में भी महिलाएं एक तरीके से असहाय रहती हैं, उनको कम लाभ मिल पाते हैं, इसलिए उनके अंदर एक साथ काम करके शक्ति जो ताकत मिलेगी उसकी भावना ज्यादा रहती है। क्योंकि खेती में जमीन का पट्टा उनके नाम पे है ही नहीं, इसलिए सहकारिता में उनका उत्साह ज्यादा रहता है। तो यदि हम इस तरह के कुछ सपने को साकार करना चाहते हैं तो महिलाओं के साथ में शुरुआत करें तो वो हमारी बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो अपनी अपनी बात मुझे बताएं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या गलतियां हैं मेरी, और उसको हम क्या अलग तरीके से सोच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और जिस तरह से जया जी ने एक साथ रह के केरल में खेती को बदलने का प्रयोग किया के बारे में बताया है हम लोगों को, मैं समझता हूं कि ये उत्साह देश में पैदा हो तो हम सिर्फ खेती ही नहीं इस देश को भी बदलने के रास्ते को निकाल सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो साथी लोग अपनी बात रखना चाहें, और साथी विनीत जी हैं, कुछ साथी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, तो विनीत जी चाहे तो उनका परिचय यहाँ दे सकते हैं। हम लोगों के बीच में लाल बहादुर जी भी हैं जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। डॉक्टर विजया जी हैं हमारे मजदूर किसान मंच के प्रदेश के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, और सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर इन 3 जिलों में काफी अच्छा काम है। हम लोगों के ओबरा विधानसभा से जो चुनाव लड़े थे कृपाशंकर पनिका जी भी हैं, और आदिवासियों के हमारे आईपीएफ के जिला संयोजक कांता कोल जी हैं। तो ये इंजीनियर दुर्गा प्रसाद जी हैं जो रिटायर्ड एक्सीएम थे। मैंने पहले ही बताया कि हमारे बीच में एक्स सीएमओ लखीमपुर में डॉक्टर बीआर गौतम जी हैं। तो विनीत जी अगर कुछ साथियों का परिचय आप कराना चाहें तो, या अपनी कुछ बात रखना चाहें तो आप रख लें। मैं यहाँ मौजूद साथियों में कुछ साथियों को जिनके नाम मैं देख पा रहा हूँ, उनमें गुजरात से हमारे साथ आशिम रॉय जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से
विजय पंडा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम रॉय के बारे में मैं बता दूं कि वे न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव और साथ ही अनेक जन आंदोलनों के साथ में लंबे समय से भागीदारी करते आ रहे हैं। और विजय पंडा, कॉमरेड विजय पंडा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र के और पूरे देश के आदिवासी अंचलों के भीतर होने वाले आंदोलनों के साथ जुड़े हैं। और आज की इस चर्चा में मैं उनको विशेष रूप से इसलिए भी यहाँ पर परिचय करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो कि खेती से उस तरीके का संबंध नहीं रखते थे कि उनको कोई जानकारी हो, लेकिन खेती के प्रति, खेती के भीतर बहुत गहरे संकट की तरफ इशारा करने वाले हमारे वरिष्ठ साथी एसपी शुक्ला जी और विजय भाई जैसे साथियों ने हमें प्रेरित किया कि हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और मैं हमें कह रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैंने जया के साथ साथ ये एग्रीकल्चर के जो पेचीदगियां हैं, जो उसका राजनीतिक अर्थशास्त्र है, उसको समझने की कोशिश तो की ही। हम लोग शुरू में जाते थे ये जांचने के लिए कि हमें 1 एकड़ और 1 बीघा और 1 हेक्टेयर का कुछ अंदाजा है कि नहीं है, फर्क पता है कि नहीं। हमें शुरू में तो ये भी नहीं पता होता था कि जो रबी की फसल है वो कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है, और हिंदुस्तान के कितने हिस्सों में 3-3, 4-4 मौसमों में फसलें ली जाती हैं। तो ऐसे हमारे साथी विजय भाई के मैं इसलिए विशेष रूप से याद कर रहा हूँ। हमारे साथ एकता देव जुड़ी हुई हैं रांची से, और उनके अलावा मैं देख पा रहा हूँ हमारी साथी महिमा हैं जो इप्टा की हमारी युवा साथी हैं, इंदौर से जुड़ी हुई हैं। और राहुल भाई जी सागर से जुड़े हुए हैं जो छात्र नेता AISF के नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी किसानों के बीच में काम कर रहे हैं। राजकुमार सिन्हा हमारे साथ में है, बर्गी विस्थापित संघ के, जो नर्मदा आंदोलन और बर्गी विस्थापित संघ के भीतर उन्होंने लंबा काम किया है, और मछुआरों के कोऑपरेटिव बनाने का भी उनका एक लंबा अनुभव रहा है। और अभी भी वो चुटका परियोजना आप लोगों ने सुना होगा, जो परमाणु परियोजना है, उसके खिलाफ गांव के लोगों को लामबंद कर रहे हैं, उनके हकों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। राहुल हमारे साथ युवा मंच के राजेश सचान हैं हरियाणा से जुड़े हुए, और हमारी साथी सारिका श्रीवास्तव। जब मैं हम बोल रहा हूँ तो जया और मैं ही नहीं बल्कि सारिका ने भी इसी टीम के तहत गांव के साथ में काम करना शुरू किया था। हमारे साथ शबाना पारेख हमारी एक एडवोकेट और फेमिनिस्ट साथी हैं, वो जुड़ी हुई हैं, और सुनीता हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है, इस रिसर्च टीम का जो फील्ड में जाकर के लोगों के साथ बात करती है। बम्बई से हमारे बहुत प्यारे दोस्त और बहुत सारी फिल्मों में आपने जिन्हें देखा है, तरुण कुमार परख नाट्य मंच के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी बहुत ही अच्छी एक फिल्म जिसमें एक सिपाही का उन्होंने रोल किया था, वो मैंने अभी कल परसों ही मेरे देखने में आई, मुझे पता नहीं था। तरुण बताना जरा अपना माइक ऑन करके, कौन सी फिल्म थी वो? वो फिल्म है जॉली LLB 2। अच्छा हाँ, जॉली LLB 2 में बहुत ही प्यारा रोल तरुण ने निभाया है, एक पुलिस वाले का। और तस्लीम हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, उषा आठले हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। ये तस्लीम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, और उषा इप्टा की हमारी राष्ट्रीय सचिव हैं। और मैं सीतापुर से भी कुछ साथी जुड़े हैं, लेकिन मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। और कई लोगों के नाम नहीं लिखे हैं, फोन नंबर या कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, तो ऑनर 10 के शक्ल में पहचान रहा हूँ, लेकिन मैं ये हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, सहेली की शादी है, लेकिन मैं नाम मिस कर रहा हूँ। प्लीज अपना नाम बता दीजिए। वो ऑन करके आपको माइक ऑन करना, नहीं आपका माइक म्यूट है। हाँ, तारा, दिल्ली से तारा। तारा, हाँ तारा हमारे साथ जुड़ी है। तारा सहेली जो संगठन है उसकी साथी हैं, और तारा हमारी दोस्त कल्पना मेहता की और जया मेहता की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया किसान सभा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड प्रहलाद सिंह बैरागी जी भी सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उनको मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उनका नंबर जो है 143
2443 से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल परिचय का सिलसिला लंबा हो गया, मैं माफी चाहता हूँ इस व्यवधान के लिए। एक सवाल को मैं रख करके यहाँ से आप लोगों के बीच में, जया जी के बीच में से हटता हूँ। मेरा सवाल ये है, जो बातें हैं ये 5 महीने पहले भी थी, ये स्थितियां कांग्रेस के शासनकाल में भी थी। ये स्थितियां मतलब जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम एक गंभीर अर्थ में राजनीतिक व्यवस्था को देख समझ रहे हैं, और केवल हम इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि हमें कांग्रेस या बीजेपी के भीतर कुछ चयन करना है या उनमें से किसी एक को सही और एक को थोड़ा कम सही बताना है। तो अगर हम इन परिस्थितियों के भीतर सोचें तो इन 5 महीनों के भीतर जो हालात पैदा हुए हैं, जिसको नरेंद्र मोदी किस्म के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये मुनाफे का अवसर उनने बना लिया। जब लोगों की जान जा रही थी, लोगों के रोजगार छूट रहे थे, लोगों की फसलें खराब हो गई, जो परिवहन की बसेज हैं, अभी हमने फोटोग्राफ्स देखे, हजारों बसों के अंदर पेड़ पौधे उगाए हैं और वो खड़ी हुई हैं क्योंकि उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इसी तरह से खेतों के भीतर काम करने के भीतर भी जब फसलें खरीदी जानी थी उस वक्त खरीदी नहीं हो पाई, लेट हुई। तो ये सब परेशानियां आने की वजह से जिस तरह से जो पूंजीवाद है और जो मौका परस्त राजनीति के लिए मुनाफे का अवसर बनाया है, वैसे क्रांतिकारी शक्तियों के लिए ये मौका, ये 5 महीनों का जो समय है जिसमें मजदूर परेशान हुए हैं, किसान परेशान हुए हैं, क्या ये वापस कांग्रेस बीजेपी के उसी फेर में पड़ेंगे या ये गुंजाइश है कि हम इन लोगों को एक समाजवादी विकल्प की ओर ले जा सकें? ये मेरा एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि केवल जया ही नहीं, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं मुझसे। हमारे एसपी शुक्ला जी जो अध्यक्ष भी हैं दोनों ही संगठनों के, उन्होंने भी कहा था कि वो ज्वाइन करेंगे। देखिए, ऐसा है कि इधर लॉकडाउन के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक तरह की नई कृषि नीति जो है, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है, उसका अनाउंसमेंट किया है। इसको लेके उन्होंने 3 जो है गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो जारी किए हैं, जिनका मैं एक एक करके संक्षेप में बताऊंगा और उसका आगे खेती पर क्या असर होने वाला है वो भी मैं संक्षेप में बताऊंगा। एक तो उन्होंने शासनादेश में ये कहा है कि अभी तक किसानों के ऊपर एक प्रतिबंध होता था कि वो अपने क्षेत्र में ही जो जो उनका निर्धारित था वहां पर ही अपनी उपज को बेच सकते थे। अब वो कह रहे कि हमने फ्री मार्केट का मतलब वो कर दिया है। अब किसान कहीं भी जाके अपनी उपज जो है वो बेच सकता है, ये एक आदेश में किया गया है। अब इसमें ये है कि ये जो इसका असर क्या होगा? असर इसका ये होगा कि अभी तक जो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग करते थे, फिर वो मांग करना संभव नहीं होगा क्योंकि सरकार कहेगी हमने आपको छूट दे दिया कि आप कहीं भी जाके जहां आपको अच्छा दाम मिलता हो उस दाम पर आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे किसान जो हैं, उनकी थोड़ी उपज होती है, वो अपनी उपज को बहुत दूर ले जाकर नहीं बेच सकते, वो अपनी उपज को नजदीक से नजदीक जो है वो बेचना चाहेंगे। तो ये जो फ्री मार्केट वाला जो हो रहा है, ये इसके अंदर जो एक बड़ा गेम है। बड़ा गेम ये है कि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली शर्त खत्म हो जाएगी, जब वो लागू नहीं होगा, तो फिर जो बड़े व्यापारी हैं या कारपोरेट्स हैं, या ऐसी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो खरीदारी शुरू करेंगी और वो उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं कि आप इस रेट से कम नहीं खरीद सकते। अभी तो एक थोड़ी सी गिरीमत थी कि बहुत थोड़ी उपज जो है वो सरकारी तौर पर खरीदी जाती थी। फ्री मार्केट वाली कॉन्सेप्ट लागू हो जाने के बाद वो खत्म हो जाएगी और किसान जो है वो अपनी उपज को किसी भी मूल्य पर बेचने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा। तो ये जो शासनादेश है ये भी छोटे किसानों के हित में नहीं है, ये बड़े किसानों के हित में हो सकता है। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये इसमें किया है कि किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो ठेके की जो खेती है वो उसको अपनाएं। अब ठेके की खेती जो है उसको कराने के लिए बड़े बड़े कारपोरेट से बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियां हैं,
और उन कंपनियों की वर्तमान में जो शर्तें हैं, उन शर्तों के कुछ एक से हम लोग वाकिफ हैं कि आपको जो बीज मिलेंगे वो आप केवल उनके बीज ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे, आप दूसरे बीज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो बीज ऐसे मॉडिफाइड होते हैं कि वो एक फसल के बाद आप उसका इस्तेमाल बीज के रूप में नहीं कर सकते। हर एक बार आपको जो है वो उनसे ही बीज खरीदने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि जो आज आपके साथ अगर वो ठेका करते हैं कि हम आपकी फसल को इस रेट पे खरीदेंगे, तो इस समय हो सकता है कि वो ऊंचे रेट पर वो कोट करके आपको आकर्षित कर रहे हो, परंतु कल को जब किसान बीज पर उन पर निर्भर हो जाएंगे तो फिर अगर वो अपने रेट्स को कम कर देते हैं तो फिर किसान कहां जाएगा? वहां सरकारी तौर पे उसको कोई संरक्षण नहीं होगा और खेती जो है पूरी की पूरी जो है वो बड़ी कंपनियों और कारपोरेट्स के हाथ में चली जाएगी। एक तीसरा जो शासनादेश जारी किया है वो ये है कि आवश्यक वस्तु नियम जो एक होता था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें कुछ ये शर्तें होती थी कि आप जो होल्डिंग है, जो आपका जखीरा है, आप होल्डिंग इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता था कि उसमें सट्टेबाजी होती थी और लोग सस्ती फसल खरीद के, व्यापारी जो गल्ला व्यापारी वो खरीद के उसको जमा कर लेते थे और जब बाजार में शॉर्टेज पैदा कर देते थे और ऊंचे रेटों पर बेचते थे। अब जब ये होल्डिंग वाली जो एक प्रतिबंध था वो खत्म हो गया कि कोई व्यापारी किसी भी सीमा तक जो है वो इसकी होल्डिंग कर सकता है, अनाज की होल्डिंग कर सकता है, तो उसका जो बुरा असर है वो भी किसानों पर पड़ने वाला है। तो ये सरकार ने जो संक्षेप में मैंने बताया, कुछ इसके और भी पहलू भी हैं, तो इसमें चाहिए तो ये था कि आप फ्री मार्केट करने की बजाय किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी मार्केट उपलब्ध कराए। जैसे पंजाब और हरियाणा के बारे में मैं जानता हूं कि वहां पर एक तो प्रतिबंध है, पंजाब में उनको फोकल पॉइंट कहते हैं, वो आपके 3-4-5 किलोमीटर पे आपको एक मार्केट मिलती है, आप वहां जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। और दूसरी एक प्रतिबंध वहां ये रहता है कि कोई भी जो प्राइवेट व्यापारी है वो जो निर्धारित सरकारी मूल्य है, समर्थन मूल्य है, उससे कम में नहीं खरीद सकता। परंतु अब जो है ये जो फ्री मार्केट वाली जो कॉन्सेप्ट सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है उससे ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा और किसान जो है, खासतौर से छोटे किसान जो है वो व्यापारियों के रहमो करम पर चले जाएंगे। तो ये हमें इसको भी समझना चाहिए कि इसका पूरा उद्देश्य बड़ी कंपनियों को प्रमोट करना है, कारपोरेट खेती को प्रमोट करना है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना है, जो कि छोटे छोटे किसानों के हित में नहीं है। हमें इस बात को भी समझना और इसका विरोध करना और इस पर वार्तालाप करना, विचार विमर्श करना भी आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। खेती का संकट बहुत गंभीर संकट है और इससे जितने भी खेती का जो आधार है, खेती की से सभी जीवों की जीविका आधारित होती है। तो इसलिए जो खेती से जो गरीब लोग जुड़े हैं उनके हितों का जरूर ध्यान रखा जाए, उनके हितों को ही व्यवस्थित करके, और जैसा मेहता साहब ने और मिस्टर दारापुरी साहब ने बताया है उन्हीं को मान करके, और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपना उस तरीके से योजनाएं बना करके और उस तरीके से उसको अमल में लाना है, तभी देश का कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। मुझे एक चीज ये समझना है कि भी जो पहले वक्ता बोल रही थी कि लगभग 1992 से लेके और 20 सालों में लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो जोत की जमीन थी कम हुई, और जो सवाल पैदा हो रहे किसानों के संकट का, तो क्या लगभग 10-15 सालों में जो 3 करोड़ हेक्टेयर की जमीन जो कम हुई है, क्या 10-15 सालों में क्या गुना हो जाएगा? तो क्या किसानों और मजदूरों पर और बड़ा संकट आने वाला है? दूसरी चीज और जो साथी इस पर कुछ काम करे वो थोड़ा बताए इसमें। और एक जो अन्य प्रदेशों में ये हो रहा है कि वहाँ की जो नौकरियां हैं उन्हीं के लोगों को जो सरकारी नौकरियां हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपके झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमारे देश में 70 से 80%
नौकरियां यहीं के लोगों को मिलेगी। तो क्या ये इम्प्लीमेंट ये शुरुआत है, क्या वहाँ का जो गरीब मजदूर जो अन्य प्रदेशों के लोग काम करने के लिए मजदूरी के लिए जाते हैं, क्या धीरे धीरे उसको भी वहाँ लागू कर देंगे करेंगे क्या? थोड़ा इस पे भी आप लोग थोड़ा प्रकाश जरूर डालिए। जी धन्यवाद। हाँ साथियों, सबको जिंदाबाद। इस मुद्दे पर तो काफी समय से हम लोगों का बातचीत तो हो रहा है और ये मुझे जितना समझ में आता है कि ये एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा जो है इस पर कोशिश नहीं हुआ है कि हम जिम्मेदारी लेके किस तरह से कुछ इलाके में ये कोऑपरेटिव का काम करें, सहकारी। तो इस पर कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्शन प्लान बन सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस हम लोग तो कोऑपरेटिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अभी सरकार जो है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, ये फार्मर्स कोऑपरेटिव की बात करना शुरू कर दिया है और जगह जगह जो है उस तरह से हो रहा है। और ये जो है वो जिस तरह से एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइजेशन के रास्ते में लिए जा रहे हैं, वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव उसी तरह से उस रास्ते में चल पड़ेंगे। उसके काउंटर करने के लिए जो हम लोग के इतने साल से चिंतित हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी लेके कुछ फील्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका कुछ होगा तो वो बेहतर रास्ता निकल सकता है। और वो जैसे केरल में जो ये हुआ है कुडुम्बश्री का जो शुरुआत हुआ है, वो तो सरकार के जरिए से हुआ और वो अच्छा है, लेकिन क्या हम लोग की इस चीज को जो है आगे अलग अलग प्रदेश में कुछ इलाके कुछ साथियों की और एक जैसे मैं सोच सकता हूं कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में क्या कुछ हम लोग धरातल में कर सकते हैं कि नहीं, यही कुछ एक प्रैक्टिस हो सकता है तो उससे बेहतर अच्छा होगा। मैं इतना ही अभी बोल सकता हूँ। धन्यवाद। मैं राहुल भाई जी हूँ, मध्य प्रदेश सागर जिले से, और बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और नहीं बल्कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और बेसिकली मैं किसान भी हूँ। अभी मैं किसानों के बीच में गया कुछ दौरों के दरमियान इस महामारी के लॉकडाउन के पीरियड में, तो ऐसे देहात के लोगों से मैंने चर्चा किया कि कोऑपरेटिव्स बना करके, कोऑपरेटिव्स का मतलब समझाया गया उनको और ये कहा गया कि हम सारे लोग मिलकर जमीन एक साथ करते हैं, सारे संसाधन हम लोग इस्तेमाल एक साथ करते हैं, सबके अपने अपने काम बटेंगे, बांट लिए जाएं। इस तरीके की सारी चर्चा मैंने की, लेकिन वो उनके जेहन में नहीं आई, वो उनको समझ में नहीं आया और उन्हें लगा कि उनकी अपनी खुद की क्राइसिस है, जिस क्राइसिस को वो लोग झेल रहे हैं उन्हें नहीं लगता है कि कोई उन्हें इसमें विकल्प मिलेगा। देखिए, किसानों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी एक राजनीतिक समस्या है और उसका हल भी राजनीतिक ही निकल सकता है और कोई रास्ता नहीं है। हम और आप गाहे बगाहे अगर कोऑपरेटिव चलाना भी चाहें तो वो कोई एक किस्म के बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो एक ग्रुप के बेनिफिट से जुड़ा हुआ होगा वो चल पाएंगे, लेकिन आप कोई संदेश किसानों में पहुंचा पाएंगे इस बात का कि ये कोऑपरेटिव इज द बेस्ट वे फॉर एग्रीकल्चर, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनको सूट करेगा, वो कर पाएगा और वो एक बहुत बृहद स्तर पर फैल पाएगा। समस्याएं बहुत गहन समस्याएं हैं जिस पे चर्चा हो रही है और पिछले 25-30 सालों में क्या बल्कि और पहले से लगातार सहजानंद सरस्वती जो बिहार के
किसानों के नेता हुआ उस समय से समझ लीजिए कि उसकी बारीकियां सामने आ गई। लेकिन आज की तारीख तक हम लोग इस लड़ाई को राजनीतिक मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक बात तो ये है, क्यों? नंबर 2, क्या हम जो हमारे ग्रामीण जीवन में, चूंकि किसान वही निवास करता है, तो ग्रामीण जीवन की जो पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, क्या हम उसका इस्तेमाल करके हमारे संगठन को बढ़ा पाएंगे? और तीसरी बात ये कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन चीजों की बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं, क्या वो ग्रामीण स्तर के किसान उस भाषा को समझ पाते हैं? क्या वो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है? क्या वो इस बात से सहमत हो पाते हैं? हमारे उनके साथ कितने इंटीमेटेड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पा रही है और नहीं हो पा रही है? क्या वजह है? तो इसके बगैर हम हमारी इस लड़ाई को राजनीतिक ढंग से ना तो हम लड़ पाएंगे और ना ही हम उनको ये बता पाएंगे कि ये समस्या राजनीतिक है। बाकी जो नीतिगत व्यवस्था सरकार करती है किसानों के लिए, हम उसी में छोटा मोटा उलट फेर करके बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन एक बड़े परिवर्तन की बात को लेकर के हमारे किसान संगठन जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो एक बनी बनाई कौम जैसी हो गई। बनी बनाई कौम से मतलब है कि कुछ लोग जो कन्विंस हुए वो एकत्रित हो गए, लेकिन ये बृहद स्तर पर फैलाव के रूप में नहीं आ पाया। क्या वजह हो सकती है कि जब तक, और ये बृहद बड़ा आंदोलन नहीं बनेगा जब तक हम किसानों के लिए सिर्फ रोना ही रोते रहेंगे, लेकिन एक बड़े बदलाव की स्थिति में हम किसानों को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारा और उनके बीच में बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप भी खड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम कोई चिंतित नहीं है और हमें नहीं मालूम है कि कोई चिंतित है। लेकिन एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है किसानों के बीच में और किसान नेताओं के बीच में, क्योंकि किसान का नेता अपनी एक भाषा बोलता है, अपना एक तरीका इस्तेमाल करता है। तो इससे उभरने के क्या तरीके हो सकते हैं ताकि ये लड़ाई बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर एक अच्छा रूप लेकर के लड़ी जा सके, मेरा ये कहना था। वैसे तो सारी बात हो चुका है, जय जी ने भी बता दिए और दारापुरी जी ने आगे कैसे करना है वो भी बता दिए। तो मुझे लगता है कि हमें अभी इंतजार नहीं करके एक जो साथी कह रहे थे बड़े रूप से करना है, मुझे लगता है बड़े रूप से नहीं करना है। अभी हमें एक छोटे जगह पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके एक उस आंदोलन को सफल बनाएं ताकि लोग उससे प्रेरणा ले कि जो किसान का आंदोलन जो है, आज जो खेती किसान की जो आंदोलन है, जो खुद जो एक खेती में खुद किसान अभी मजदूर है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो दूसरे खेत में जो काम करते हैं, शेयर क्रॉपर्स जिसको बोलते हैं, बटे किसान, तो वो उनका भी एक लड़ाई जो है हम एक लड़ा जा सकता है, क्योंकि उनका जो कोई भी चीज जो आता है सरकारी स्कीम्स तो उनको भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है वो लड़ाई हम एक जगह पे लड़ाए और पूरी ताकत लगाए और उस लड़ाई को पूरे देश भर में फैलाए, ताकि वो हमारा ऊर्जा भी बचेगा। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से वो शुरुआत हो सकता है कि संगठन भी है और उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो करके हम पूरे देश में उस आंदोलन को फैलाएं और उस आंदोलन के बहाने हम सरकार को एक राष्ट्रीय लेवल पे चर्चा में लेके आए। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। पंडा जी जो कह रहे हैं कि मैं जो बात कर रही थी वो सहकारिता एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है जिसको इस्तेमाल करके हमें राजनीतिक आंदोलन करना है। बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन करने की जरूरत है और ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ताकत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जनशक्ति जो है, यदि इनको एक बार और चीजों को बदल सकते हैं, सिस्टम को बदल सकते हैं, तो वो अपना जी जान लगा करके ये लड़ाई लड़ सकते हैं। ये लड़ाई पहले भी लड़ी है, तेलंगाना के समय लड़ी है, तेबागा के समय लड़ी है, बार बार लड़ी है, पॉस्को में लड़ी है, अभी उड़ीसा में नर्मदा बचाओ में लड़ी है। जब भी लोगों को लगता है कि हम लड़ के कुछ पा सकते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। तो बात यह है कि हमारे जो नेता लोग जो
किसान संगठनों के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि वे इस चीज को मानने को तैयार हैं कि खेती का संकट खेती में नहीं हल किया जा सकता, कि खेती का संकट हल करने के लिए हमें पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, कि खेती का संकट हल करने के लिए हमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हम खेती का हल खेती में नहीं ढूंढ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसी बना दे, वैसी पॉलिसी बना दे जिससे कि छोटे किसानों को जो अभी तक मिल रहा था कम से कम वो उनसे ना छीना जाए। हम ये नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं। यदि किसान संगठन इस बात के लिए तैयार हो और अपने अपने दायरे में किसानों को समझाने की कोशिश करें कि इस लड़ाई से सिस्टम बदल सकती है और उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि मैं गलत सोचती हूँ और यहाँ पे बैठे कुछ लोग इस बारे में शंका रखते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारा डिस्कशन हो वो इस पे हो, क्या सिस्टम को बदलने की ताकत हमारे देश के लोगों को है, और यदि है इसके लिए हम से आगे बढ़े। मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ पे ये डिस्कस करें कि जो छोटी छोटी सुविधाएं भी सरकार छीन रही है, जो कि उन्होंने छीनी, उस सुविधा को फिर से कैसे वापस लाया जाए, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसको बदलने एक नए सिस्टम की बात, एक नई राजनीति की बात अभी करना बहुत ही मौके का है। क्योंकि जैसा विनीत ने कहा कि अभी पूंजीवादी ताकतें कमजोर हैं, जो सिस्टम थी वो अपने आप में टूट रही है, और जब टूट रही है तो एक नई सिस्टम की बात करना आसान है इस समय, और इस मौके को हमें खोना नहीं चाहती चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ये डिस्कशन इस पे हो। यदि लोग नहीं एग्री करते हैं कि नहीं ऐसा कोई मौका नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो वैसा कहे, लेकिन एक बार इस बारे में सोचे तो सही कि ये लड़ाई हो सकती है नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जया जी के बाद से साथी ने जो कहा आप उससे सहमत हूँ, पर दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सहकारिता का जो लड़ाई है उसके अंदर उसको एक आर्थिक लड़ाई के रूप में नहीं देख सकते, राजनीतिक लड़ाई के रूप में। मुद्दा ये है कि क्या हम उसको एक हमारे आंदोलन का एक आर्थिक पाया बनाना चाहते हैं। हमारी बातें ही ये संभव है कि नहीं संभव है, ये बात में जाएंगे तो ये इसमें हमको विकल्प नहीं दिखेगा। हमारा जो मुद्दा ये कि क्या सहकारिता हमारे आंदोलन का भाग बन सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि यूनियन के काम से कभी राजनीतिक परिवर्तन नहीं आता है। अगर यूनियन का काम नहीं करेंगे तो हम कभी राजनीतिक स्तर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, हम मजदूरों को अपने अंदर लामबंद नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके सहकारिता का पहला मुद्दा ये है कि वो एक आर्थिक लड़ाई का भाग है। अगर हम उसको नहीं कर सकते हैं, ये मैं नहीं मानता हूं कि असंभव बात है, क्योंकि सहकारिता का मतलब ही ये है, अगर हम इसको बहुत ही कहते हैं सिद्धांत के रूप में देखें, कि सहकारिता का मॉडल जो है वो एक पूंजीवादी व्यवस्था के नीचे है। अगर हम उसको करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट को छोड़कर इसको नहीं कर सकते। मैं कहते ही बात को मानने के लिए तैयार नहीं। सहकारिता का मॉडल अनवायबल मॉडल है, उसकी कोशिश नहीं की। जहाँ जहाँ कोशिश की गई है वहाँ पे सहकारिता का मॉडल लोगों ने केवल खानों तक सीमित नहीं रखा है, मगर उसको एक व्यापक स्तर पे उसको बनाने का कोशिश हुई है, और जहाँ जहाँ लोगों ने उसको समर्थन किया वो फोड़। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आंदोलन का स्वरूप, इसका मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि सहकारिता का सबसे मूल मुद्दा है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का 6 नंबर का मुद्दा है, जो ये कहता है कि कभी भी आप एक कोऑपरेटिव को अपने स्तर पे खाली एक कोऑपरेटिव उसको वो सफल बन जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आपको अगर कोऑपरेटिव सफल बनाना है, उसको वायबल बनाना है, उसकी चले, तो आपको एक कोऑपरेटिव सेक्टर की कल्पना देनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होगा? कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आप अपने आप को कैसे समझ सकते हैं। और जब आप एक निजी कोऑपरेटिव, सिंगल कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ जाने की बात करते हैं, तो वो मूलतः एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बने। राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक आंदोलनों को कहना पड़ेगा कि हमारे देश में छोटे किसानों का विकल्प
पहले हम स्टेट के बारे में बात करें, स्टेट से हमें क्या चाहिए, वो हमारा दूसरा मुद्दा है। अगर पहला है कि एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर हमें छोटे किसानों के साथ ये करना ही पड़ेगा, इससे मेरा मानना है कि सेक्टर के रूप में। तीसरा जो मैं मुद्दा जो करना चाहता हूँ, वो जो मैं जया जी की बात को और भी आगे ले जाना चाहता हूँ कि आज के सवाल आप अगर देखेंगे तो क्या मध्यम किसानों का कोऑपरेटिव चला नहीं है? मैं गुजरात में मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कैश क्रॉप्स है सभी मार्केटिंग कोऑपरेटिव के तहत से चलती, और आज भी वो बहुत वायबल कोऑपरेटिव थे। और जब भी हमने छोटे दलितों का या पछात वर्ग का या हम लोगों ने आदिवासियों का कोऑपरेटिव किया, तो उसका हम लोग कर नहीं पाए, क्योंकि उसके अंदर जो राजनीतिक ऊर्जा देनी चाहिए, उसके अंदर जो राजनीतिक का जो ठहराव होना चाहिए, वो राजनीतिक हमने कभी देखा था। इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर कभी जो योगदान जो ना होता है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव की भावना नहीं आए तो कोऑपरेटिव की, और कोऑपरेटिव का भावना एक राजनीतिक भावना, एक केवल मॉरल भावना नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन का भावना हो सकता है। इसलिए जब तक हम इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये चीज नहीं। जहाँ तक कैपेसिटी की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बार बार कदम है, संगठित क्षेत्र का जो गांव के खेतहरी मजदूर के साथ हमारा आंदोलन है, और मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि संगठित क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट कोऑपरेटिव का बेस है। इस देश का पूरा क्रेडिट जो फाइनेंशियल कोऑपरेटिव मॉडल है, वो सब हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव के बलबूते पे चलता है। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव हम लोग चलाते हैं, और ये क्रेडिट कोऑपरेटिव में से कुछ भी हिस्सा हम उस आंदोलन के किसानों के आंदोलन से जोड़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है। हमारे साथ यूनियन है जो पॉलिटिकली हमारे साथ है, उनके साथ ये वार्तालाप नहीं होती है, रखा जाए। जब तक ये मुद्दों के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये बात सही है एक एग्रीकल्चर पॉलिसी के रूप में हम लोग कैसे हम इस के खिलाफ लड़ना है, वो सब बातें मैं सहमत हूँ। और इसका मतलब ये कि हम इस ऑल्टरनेटिव को करने के लिए जो जरूरी है वो हम नहीं क्या। जया जी ने बात रखी है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरह का कारपोरेट वित्तीय पूंजी का चौतरफा हमला है, वो खेती पर भी है, और इसके विकल्प के बतौर, क्योंकि जिस तरह से खेती कुछ इलाकों में बहुत पिछड़ी हुई खेती है और ओवरऑल खेती घाटे पर है, तो इसका और कोई विकल्प दिखता नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव के अलावा और उसमें एक नई नीति आए, लेकिन ये रहा है आज़ादी के बाद से ही कृषि को लेकर कोई नीति नहीं बनाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, लेकिन कृषि को लेकर कोई एक कम्प्रिहेंसिव कोई पॉलिसी देश में बना ही नहीं गई। तो ये एक नीतिगत स्तर पर प्रश्न है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है भारत में, उसमें महाराष्ट्र वगैरह का प्रयोग है, शुगर मिल का यूपी का है, या देश भर में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, डेयरी वगैरह का, फर्टिलाइजर का, तो कोऑपरेटिव आंदोलन की उपलब्धियां उतनी नहीं है। तो एक अप्रोच लोगों का जन सामान्य में जानकारी भी नहीं है, उसके बारे में धारणा भी सही नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव के अलावा कॉर्पोरेशन एक सरकार उसमें एक नीतिगत स्तर पर ले जाए चीजें, और एक सैद्धांतिक जो काम होना चाहिए। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ जया जी, अभी पता नहीं इसमें बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है जो कोऑपरेटिव आंदोलन का एक क्रिटिक पेश करना चाहिए। जिस तरह का करप्शन वगैरह सरकारी, एक तरीके से वो सरकारी संस्थाएं टाइप की हो गई, आम जनता की धारणा उसको लेकर के बहुत अच्छी नहीं है। तो तमाम उपलब्धियों के बावजूद, तो इसलिए हमें लगता है कि खेती का जो प्रयोग है और इसको एक मास मूवमेंट में बनाने के लिए और मोबिलाइजेशन के लिए और कारपोरेट वित्तीय पूंजी का जो हमला है उसके खिलाफ किसानों को गोलबंद करने के लिए प्रयोग करने की भी जरूरत है, और इस पे एक अभियान चला करके एक अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट करने की भी जरूरत है। मुझे तो लगता है कि एक सही दिशा में तमाम सारी जो बातें आई हैं, चिंता है, और लगता है कि इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। और सिर्फ खेती में नहीं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट वगैरह में भी
जो प्रयोग हुए हैं, आज जिस तरह से इंडस्ट्री में संकट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वगैरह का, उसमें भी कोऑपरेटिव मूवमेंट की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए जो कि जिसके ऊपर की मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही थी कि आजादी के तुरंत बाद में लैंड रिफॉर्म का कार्यक्रम हमारे देश की सरकार ने रखा और लैंड रिफॉर्म के साथ साथ उस समय कोऑपरेटिव की बात आई थी लोगों के दिमाग में, लेकिन जो कुछ इंटरेस्ट खेती में ही थे, यदि छोटे छोटे किसान मिलकर के प्रोडक्शन कोऑपरेटिव बना लेते, उत्पादन की सहकारिता करते, तो पूरे खेती की सिस्टम बदल जाती और ये उत्पादन की सहकारिता को रोकने के लिए सरकार ने भी मदद की। और उस समय 50s में 1950 के दशक में बहुत सारी फार्म स्टडीज की गई सरकार के द्वारा और वो फार्म स्टडीज में उन्होंने बताया कि छोटे छोटे खेत ही ज्यादा एफिशिएंट काम करते हैं, उनको मिला के बड़े सहकारी खेत बनाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे खेतों की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये फार्म स्टडीज के अंदर बार बार सरकार ने बताया और उसके बाद में सहकारिता को उत्पादन से हटा के केवल सर्विस सेक्टर में रख दिया और जिसमें कि मार्केटिंग है या तरह तरह की चीजें उनको उपलब्ध करानी है। और सर्विस सेक्टर में ये सही बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स जो बने उसके अंदर सरकार के द्वारा नियोजित बहुत बड़ा करप्शन भी है। लेकिन हम लोगों ने किसानों को बुला के जब एक बार एक सेमिनार की थी और ये करप्शन की बात की थी, जैसे कि पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके अंदर बड़ा करप्शन है, डेयरी कोऑपरेटिव्स उसके अंदर भी बड़ा करप्शन है। जब हमने किसानों से इसकी बात की तो उनने ये नहीं कहा कि हमको कोऑपरेटिव नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा हमें कोऑपरेटिव चाहिए, इससे करप्शन दूर करिए। तो कोऑपरेटिव अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं और लोगों को कुछ दे नहीं पाए हैं, ये सच है। लेकिन अभी भी जो गरीब किसान है गांव में, वो कोऑपरेटिव की आइडिया को हटाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो कोऑपरेटिव सुचारू रूप से उसे किसी तरह का फायदा पहुंचाने में मदद दे। मेरा जो जया जी ने कहा वो बहुत बहुत मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 60 के दशक में हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव था और ये तेलंगाना में बहुत जगह पे इसका बहुत बड़े पैमाने पे प्रचार भी हुआ। वो था कि जिसमें प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव और मार्केटिंग कोऑपरेटिव एक ही कोऑपरेटिव का अंदर था। एक ही कोऑपरेटिव के 3 भाग थे और इसलिए एक दूसरे का पूरक बनता था। जिससे मैं कह रहा था कि वो कोऑपरेटिव सेक्टर का एक स्वरूप में आने लगा था और ये चीज आस्ते आस्ते ये चीज तो तोड़ी गई और इसमें क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव को तो बंदी कर दिया गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव बन गया, जिससे कि किसानों के अंदर कोऑपरेटिव करने के प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव बनाने का जो एक गुस्सा था या उमंग था उस चीज को तोड़ा गया। और साथ साथ जो फाइनेंस कोऑपरेटिव था, बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है, इस फाइनेंस को क्रेडिट कोऑपरेटिव को तोड़कर एसएचजी मॉडल में लाया गया थे और ये वर्ल्ड बैंक के कारण से लाया गया था। इसीलिए सच्चाई ये है कि हम लोगों ने वो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव का जब मॉडल जो 60 और 70 के दशक तक एक मजबूत रूप से उभा हुआ था, जिसके ऊपर बहुत सारे पॉलिसी थी उसको सपोर्ट करने के लिए, मगर मूवमेंट ने उसको अपनाया नहीं। और जब मूवमेंट ने नहीं अपनाया तो जो होता है कि मूवमेंट ने उसको अपनाया नहीं तो सरकार को मौका मिला कि उस चीज को आस्ते आस्ते तोड़ देगी। कहीं ना कहीं हमें इसमें अपना आत्मालोचना भी करना पड़ेगा, थोड़ा अपने अंदर भी देखना पड़ेगा कि क्यों ये मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव टिक नहीं पाई। इसी ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जहां मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव से आगे बढ़कर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। एनडीटीवी पूरा ऐसे ही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इंडिया के अंदर ही ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जहां पे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव फिर एकदम बढ़कर एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के रूप में आ गया। तो बाहर के देशों में बाहर के देशों में तो और भी अनुभव है और हमारे अंदर भी ये अनुभव है जहां पे ये मॉडल वायबल बन सकता था, मगर मूवमेंट ने उस मॉडल को साथ में लिया नहीं है। इसलिए मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग एक फिर से किस तरीके से लाना है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करें तब तक ये मूवमेंट को हम एक कॉन्क्रीट शेप नहीं दे पाएंगे। साथियों, मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये जो जया जी ने बातें रखी उसमें मूल 2-3 बातों को रेखांकित करना चाहता हूं। एक बात तो जया जी ने ये रखी कि आज के समय हमारे सामने समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं के कारण क्या हैं।
और फिर उसका एक समाधान का उन्होंने मॉडल भी दिया, जो केरल के कुटुंबश्री के जरिए उन्होंने आपके सामने रखा। और कोऑपरेटिव की, जैसे राजेश जी हमारे साथी कह रहे थे, मैं समझता हूं कि जया जी की जो समझदारी है वह धनी किसानों का कोऑपरेटिव इस देश में बनाने की नहीं है। जैसा कि प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ और शरद पवार जैसे लोग उसके नेता बने और वह एक करप्शन का शिकार हुआ। जया जी की जो पूरी बात का जोर है, जो मैं समझ पाया, वह छोटे मझोले किसानों का और खेतिहर मजदूरों का कोऑपरेटिव बनाने का है, और इसी को वह 10% किसान के रूप में चिन्हित कर रही है। और इसके अंदर असीम मूल्य है कि इसके अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है वह श्रम शक्ति की ताकत है, और वह श्रम शक्ति की ताकत के बदौलत यह एक रूपांतरण के कार्य को अंजाम दे सकता है। हम लोग इसी अवधारणा से सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के इलाके में प्रयोग करना चाहते हैं। और वहां की जो परिस्थितियां दारापुरी जी ने बताई कि आज भी वहां हल बैल से खेती होती है, वहां बड़े पैमाने पे आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जो अरहर पैदा होती है वो अरहर वहां ऑर्गेनिक पैदा होती है, उसमें कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उस अरहर को ही अगर हम राइस दाल मिल खड़ी कर दें तो एक बड़ी मार्केटिंग, जो आज बाबा रामदेव 200 रुपए और 220 रुपए किलो में ऑर्गेनिक अरहर बेच रहे हैं, अगर हम किसानों की एक ताकत ऑर्गेनाइज कर पाए तो कल हम उसमें जा सकेंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज भी, वहां भी जैसे कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा फील्ड है। मैंने अध्ययन किया, केरल के कोऑपरेटिव जो ट्रेड यूनियन था उसने प्रयोग किया है केरल में मजदूरों की कोऑपरेटिव बना के, और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि उसके जो रूल्स और रेगुलेशन बने हैं उसमें करप्शन एकदम अलाउड नहीं है, और बाकायदा उसकी ऑडिट होती है, और हर 2 साल पे या 3 साल पे उसका सम्मेलन होता है, और कोई भी पदाधिकारी को 2 साल से ज्यादा नहीं रहने का, 2 टर्म से ज्यादा रहने का अलाउ नहीं है। और आज की तारीख में L&T जैसी जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको वो compete करता है और वहां टेंडर्स लेता है और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम करता है, और वो टोटल वर्कर्स का कोऑपरेटिव है। वर्कर्स उसको चलाते हैं और वर्कर्स ही उसके फंड को पूरा मैनेज करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह के उत्साहवर्धक प्रयोग जैसे कुटुंबश्री का जया जी ने रखा, एक महिलाओं के अंदर का उत्साह रखा, एक दूसरे की सहभागिता के बारे में उन्होंने बताया, इस तरह के उत्साहवर्धक प्रयोग भी देश में बिना सरकारी मदद के, जनता की बदौलत, जनता की ताकत की बदौलत देश में हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन अनुभवों का सार संकलन करने की जरूरत है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि वित्तीय पूंजी और आरएसएस भाजपा वह पूरे राजनीतिक तंत्र को, पूरे आर्थिक तंत्र को और हमारे सांस्कृतिक सामाजिक तंत्र को बदलने के लिए लगी हुई है, पूरी ताकत से लगी हुई है। वित्तीय पूंजी के हित के लिए वह समाज के अंदर विभाजनकारी राजनीति कर रही है, हमारे सार्वजनिक उद्योगों को बंद कर रही है, उनका निजीकरण कर रही है, चाहे बिजली हो, तेल हो, रेल हो, हमारी खनिज संपदा को खत्म कर रही है, और खेती को भी। दारापुरी जी जो कह रहे थे वह शासनादेश नहीं अध्यादेश है, और वह अध्यादेश लाके वह पूरी खेती को कारपोरेट के हवाले करना चाहती है। तो ऐसे दौर में उनके कारपोरेटाइजेशन के खिलाफ हमारा कोऑपरेटिव का मॉडल एक ऑल्टरनेटिव पैराडाइम का मॉडल है, और इसको मैं समझता हूं कि सिर्फ किसान संगठनों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। यह देश में एक राजनीतिक प्रश्न है और अन्य राजनीतिक दल इसको टच नहीं करेंगे। यह आप अपने व्यवहार में देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे राजनीतिक दल जो सत्ताधारी हैं, पूंजीवादी हैं, चाहे वे क्षेत्रीय दल हो और चाहे राष्ट्रीय दल हो, वह वित्तीय पूंजी के हितों के लिए काम कर रहे हैं।
उसको पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आप देखें छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई, लोग ये सोचे कि सरकार बदल गई तो हो सकता है कि नीति भी बदल जाएगी, लेकिन सरकार बदल गई, नीति वही चालू है। आज भी सोनी सोरी जैसे लोग, हिमांशु कुमार जैसे लोग उन्हीं हालातों में जी रहे हैं जिस तरह से रमन सिंह की सरकार में जी रहे हैं। यही हालत झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है, या देश के अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम इसको देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह एक लोकतांत्रिक राजनीति का सवाल है, यह सिर्फ किसान संगठनों का सवाल नहीं है। और सहकारिता का प्रश्न, इससे अगर कोई ऊर्जा हम बना ले गए तो यह देश की लोकतांत्रिक राजनीति को एक नया जनाधार देने का काम करेगा और देश को लोकतांत्रिक दिशा में ले जाएगा। क्योंकि फासीवादी राजनीति या अधिनायकवादी राजनीति का जो सबसे बड़ा जनाधार है वो छोटे किसान, असंगठित मजदूर, इस तरह के जो तबके हैं या छोटे मझोले व्यापारी हैं। हम देख रहे हैं हमारी पूरी बुनकरी तबाह हो रही है, हमारा उत्तर प्रदेश एक एक जिला एक एक उद्योग के नाम से फेमस है, वो बर्बाद हो रहा है, स्मॉल स्केल ट्रेडिंग बर्बाद हो रही है। इन सब को हमको कोऑपरेटिव की ओर ले जाना होगा और यही तबका दोनों का जनाधार हो सकता है, फासीवाद का भी जनाधार हो सकता है और लोकतांत्रिक राजनीति का भी जनाधार हो सकता है। तय हमको करना है कि हम इसको कैसे संगठित करें। एक साथी ने ये बात रखी अपने हमारे बीच में कि किसानों से हमारे संवाद की बात, मैं समझता हूं कि हमें अपनी कार्यशैली पर भी पुनर्विचार करना होगा और जो कार्यालय आधारित हमारी कार्यशैली है उसको अगर हम जनता आधारित कार्यशैली में ले जाएं, जनता के बीच में रहना, रुकना और सीखना समझना शुरू करें। जया जी, विनीत जी और शायद सारिका जी की वो जो किताब एक रिसर्च के बाद निकली थी, उसके बारे में जब मैंने विनीत जी को सुना था तो विनीत जी ने बताया कि काफी महीनों तक ये साथी लोग देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न गांवों में रुके और सीधे जनता से संवाद करके उन्होंने भारत के कृषि संकट पर एक किताब, एक रिसर्च पेपर निर्मित किया। जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने दिल्ली में सेमिनार कराया था। तो यह जब तक नहीं होगा, जनता से सीखना और उससे निकाल के फिर उसको सूत्रबद्ध करना और जनता के बीच में ले जाना, यह होगा। और एक साथी का प्रश्न था कि जब तक व्यक्तिवाद है तब तक कैसे होगा। मैं समझता हूं कि कोरोना महामारी ने संकट को सतह पे ला दिया है और लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी। और इस लिहाज से सहकारिता का मॉडल इस विकल्प में एक सहयोग करेगा, इस दिशा में लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा। आज की बहस उस दिशा में एक पहल है। मेरी इतनी ही बात है, धन्यवाद। मैं 2-3 मुद्दों पर बात अपना रखना चाह रहा था। मुख्य रूप से कि इस बात को जब हम कह रहे हैं तो समग्रता की एक गुजारिश है, वो ये कि बात हम कृषि संकट के बहाने से कर रहे हैं या सहकारिता के बहाने से, लेकिन बात हम कर रहे हैं पूरी सामाजिक व्यवस्था के भीतर जो शोषणकारी तंत्र ने गैर बराबरी पैदा की है। चाहे जिस चीज की पॉलिसी बनी भी थी, मान लीजिए किसी साथी ने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी लेकिन एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं बनी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनने से भी क्या इंडस्ट्री के भीतर टाटा बिरला नहीं बने और इंडस्ट्रीज के भीतर अंबानी नहीं बना? इंडस्ट्रीज के भीतर पॉलिसी बनने से अकेले कुछ हुआ नहीं है। तो पॉलिसी भी इसी तरीके से फ्रेम की जाती है एक सिस्टम के भीतर, जब जो एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर तबके को फायदा पहुंचाने वाली हो, वो पॉलिसीज भी इसी तरह से फ्रेम की जाती हैं। तो ऐसे में हमें एक तो ये कि अपनी सोच को पूरे एक देश के स्तर पर और व्यवस्था के स्तर पर रखना है। वो केवल खेती का संकट सुलझाना है और सहकारिता का इंस्टीट्यूशन बनाना है, ऐसा नहीं है। और सहकारिता का जो इंस्टीट्यूशन जो ये पूंजीवादी तबके के भीतर बनेंगे भी, वो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो केवल एक छोटे मुट्ठी भर लोगों को मुनाफा पहुंचाने वाले होंगे। बाकी लोगों के लिए वो इस तरह की, जैसे महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मार्केटिंग या सर्विस कोऑपरेटिव्स और जया जी जिसकी बात कर रही हैं प्रोडक्शन कोऑपरेटिव, उनमें बुनियादी फर्क होता है। जब आप साथ काम करते हैं
तो उसका एक कल्चर अलग विकसित होता है। जब आप साथ में कुछ पैदावार करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो आपका सोच, आपका ख्याल और आपकी सहभागिता अलग किस्म की होती है। ये स्थिति मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के अंदर नहीं होती या सर्विस कोऑपरेटिव्स के भीतर नहीं होती। और इसीलिए जैसा कि कहा भी गया कि उन्होंने जानबूझ करके कोऑपरेटिव्स को मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स तक या बड़े किसानों के कोऑपरेटिव्स तक महदूद रखा। ये बड़े किसानों ने कोई जमीनें मिलाकर के कोऑपरेटिव्स नहीं बनाए हैं, ये भी एक तरह के मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स ही हैं। ये गन्ना खरीदते हैं और गन्ना सहकारी समितियां बनाते हैं, शुगर की जो कोऑपरेटिव्स हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम नीतियों के फेर में नहीं पड़ेंगे। और एक एग्जाम्पल, अभी किसी साथी ने कहा कि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करने से नहीं होगा। जैसे विजय पंडा ने कहा कि हमें कुछ राज्यों के भीतर ये एक साथ कोशिश करनी चाहिए ताकि वो एक सामूहिकता का दबाव बन सके। एक कोऑपरेटिव बनाना आसान है और उसको तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि जैसे ही आप वहां के लोकल पावर इक्वेशंस पर फर्क डालने लगेंगे, मान लीजिए दलितों ने अपना एक कोऑपरेटिव बनाया और उनके भीतर एक आत्मविश्वास आ गया और वो उनकी आंखों में चुभने लगे जो गैर दलित हैं, तो उनके लिए ये कोऑपरेटिव को तहस नहस करना भी उतना ही आसान होगा। अगर 10 साल में उनको वो कामयाबी से कोऑपरेटिव बना पाएंगे तो एक झटके में उनको खत्म भी किया जा सके। तो इसलिए एक कोऑपरेटिव की बात नहीं है, एक मॉडल की बात नहीं है। बात है कि हम कम से कम 10-15 राज्यों के भीतर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ साझा करें। जया जी ने इसके आगे की कोऑपरेटिव्स कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीजों की सुविधाओं की जरूरत होगी, कैसे डिमांड की जाएगी, उसका फिजिबिलिटी कैसे देखा जाएगा, उस पर भी काम किया है। लेकिन अगर साथी लोग इस बारे में सहमत हों तो हमें निश्चित रूप से इस बारे में केवल इस भाषण को, इस आज के इस कार्यक्रम को यही नहीं रोकना चाहिए, कुछ जगहों का चुनाव और उन्हें चिन्हित करना चाहिए ताकि हम वाकई में कुछ इस तरह के जो अनुभव हैं उनका लाभ ले सकें। और आखिरी बात ये कि कुडुमश्री का उदाहरण देने का मकसद केवल इतना है कि वहां पर कोऑपरेटिव ने किस तरह से प्रोडक्शन के भीतर औरतों ने जाकर के अपने संबंधों के भीतर बदलाव महसूस किया और उन्होंने आत्मविश्वास महसूस किया। लेकिन केरल का मॉडल जो है वो जाहिर है कि बाकी हिंदुस्तान में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि केरल की राज्य सरकार के चरित्र में और केरल के लोगों की मानसिकता के स्तर में और बाकी जगहों पर बहुत फर्क भी है। उस फर्क को ध्यान में रखते हुए में जो हम बिहार के लिए सोचेंगे तो वो अलग तरह से सोचेंगे, जो हम आदिवासी इलाकों के लिए सोचेंगे वहां हम अलग तरह से सोचना होगा और वहां के स्थानीय साथियों की सलाह मशवरे के साथ सोचना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ मौजूद सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के इस चर्चा में उन्होंने जिस भी तरीके से सहभागिता दी और अपनी बात रखी, उससे हमारे पर्सपेक्टिव को बढ़ने में फायदा होगा। मैं जब मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे दिनकर जी, तो बता रहे थे कि मैं गोखले इंस्टीट्यूट में सबसे पहले मेरी नौकरी वही थी और गोखले इंस्टीट्यूट में हमारे सेक्शन था ईस्ट यूरोपियन स्टडीज का, जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज समाजवादी देश थे, रियली एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट स्टेट्स, और उन कंट्रीज को मुझे मौका मिला वहां जाने का भी, उन्हें पढ़ने का भी। और मेरा जो, जैसे कि विनीत कह रहे थे और दिनकर जी भी बोले कि सवाल सहकारिता का नहीं है, सवाल सहकारिता का या कृषि संकट का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या आज फिर से हम समाजवाद की बात कर सकते हैं या नहीं। और मैं सोचती हूँ कि जरूरी है कि समाजवाद की बात की जाए और इस कोविड के समय बहुत अच्छा मौका है कि समाजवाद की बात की जाए, क्योंकि कोविड, अभी फाइनेंस कैपिटल की भी बात की, मैं सोचती हूँ कि कोविड के समय में 2-3 चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से आई हैं। एक तो ये कि जितना फाइनेंस को केंद्रित करके ये दुनिया चल रही थी, कोविड के लॉकडाउन के बाद में लोगों की समझ में ये आया है कि फाइनेंस को केंद्र बिंदु में नहीं रखा जा सकता, केंद्र बिंदु में मटेरियल प्रोडक्शन ही रहेगा।
एक किसी भी सिविलाइजेशन के लिए मटेरियल प्रोडक्शन ही और मटेरियल प्रोड्यूस की अवेलेबिलिटी ही केंद्र बिंदु में रहेगी। फाइनेंस केंद्र बिंदु में नहीं रह सकता, वो केवल एक भुलावा है। क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो हमारे पास में पैसे हो या नहीं हो, इंदौर में जब सब्जी भाजी नहीं मिलती थी तो हमें सब्जी भाजी चाहिए थी, हमें उन पैसों से कोई मतलब नहीं था। और ये कोविड के समय में लोगों को बहुत गहरे तरीके से महसूस हुआ है कि मटेरियल चीजों का अपना और रोजमर्रा की मटेरियल चीजों का अपना एक बहुत अहम महत्व है जिसको नहीं भुलाया जा सकता। और इसके साथ साथ ये भी महसूस हुआ है कि श्रम शक्ति का एक महत्व है जिसे कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारे माइग्रेंट लेबरर्स जो कि चले गए अपने अपने गांव में, अब उन सारों को वापस फैक्ट्रीज में बुलाने के लिए, वापस अर्बन सेक्टर में बुलाने के लिए जितनी कवायद करी जा रही है, ये भी महसूस हुआ है कि श्रम शक्ति का अपना एक महत्व है। और तीसरी एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कोविड में हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोविड को ट्रीट किया गया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने हाथ हमेशा से ऊंचे कर दिए कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय थाली बजाने के और दिए जलाने के। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी तरीके से इस महामारी के संकट में और इस अर्थव्यवस्था के संकट में किस तरीके से चीजों को चलाया जाए प्रयत्न किए हैं। सफल प्रयत्न रहे या असफल प्रयत्न रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस फेडरलिज्म का एक्चुअल रियल इम्प्लीमेंटेशन में महत्व स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी समझ में आया है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सारी राज्य सरकारें एक समान है, केरल की सरकार छोड़ दीजिए, वामपंथी सरकारें नहीं है, तो वो सारी की सारी राज्य सरकारें इस सिस्टम को बदलने में हमारा साथ नहीं देंगी। मैं सोचती हूँ वहां पे थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो अपनी अपनी ताकत महसूस हुई है और अपनी अपनी ताकत के चलते यदि हम कुछ बदल थोड़ा सा स्पेस उनसे मांगना चाहे सिस्टम को बदलने के लिए, तो वो स्पेस मिलने की संभावना भी अभी हमारे पास में है। सवाल ये है कि किसानों से किस तरीके से वार्तालाप किया जाए। किसान नहीं बोलना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ हमारे श्रमिकों से किस तरीके से वार्तालाप किया जाए, चाहे वो प्रवासी श्रमिक है, चाहे वो गांव में रहने वाले खेतीहर मजदूर हैं या गांव में रहने वाले बहुत छोटे किसान हैं, उनसे वार्तालाप किस तरह से किया जाए और उन्हें यह कैसे समझाया जाए कि उनकी ताकत एक महत्वपूर्ण ताकत है जिसके आगे फाइनेंस कोई महत्व नहीं रखता। और जो सिस्टम है उसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक एग्जिस्टिंग सिस्टम में उनकी स्पेस कम 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 होती जाएगी, और वो कम कम होती जाती स्पेस के लिए लड़ाई लड़ने की बजाय सिस्टम को तोड़ने की लड़ाई वो करें। और इस बारे में ये एक मीटिंग में तो इस के रास्ते और इसकी कठिनाइयों के बारे में कहा नहीं जा सकता, पर मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि छोटी छोटी मीटिंग करें, बार बार करें, इन बातों को गहरे तरीके से सोचें और ये समझे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए समाजवाद के अलावा और कोई पर्याय नहीं है। धन्यवाद। एक बार मीटिंग खत्म होने के पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अभी तक मेरी जो समझ है और जो कुछ मैंने कहा है उस सब के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना आभार बताऊं श्री एसपी शुक्ला जी के लिए और कॉमरेड बर्धन के लिए, जिन्होंने कि मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं कृषि में काम करूं, और कृषि में काम करूं इसलिए कि कृषि के संकट के साथ साथ हम समाजवादी क्रांति की बात भी कर सकें। वो दोनों मेरी जिंदगी में बहुत ही अहम जगह रखते हैं और उनका आभार मैं यहाँ पे सबके सामने रखना चाहती हूँ। जी जया जी, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम लोगों के प्रयोग को एक फ्रेमवर्क देने का काम किया, एक समझदारी को उन्नत करने का काम किया।